हेलो जी, नमस्ते। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इस सेशन के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे उपपद लग्न को। उपपद लग्न आपके मैरिज के डायमेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे पास सेवंथ हाउस है, सेवंथ हाउस का स्वामी है, सेवंथ हाउस का नक्षत्र है। नवमांश में सेम अलाइनमेंट है। सेवंथ हाउस का एक स्वामी होगा, कहीं पे वो जाके बैठा हुआ होगा, उस पे कोई दृष्टि आ रही होगी, नवमांश में त्रिकोण बन रहे होंगे। नवमांश D9 चार्ट के अंदर त्रिकोणास प्ले करते हैं एंड D1 के अंदर दृष्टियां प्ले करती हैं। अब इतने सारे अलाइनमेंट जब आ जाते हैं तो हम स्नैपशॉट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते क्या हो अगर एक चार्ट एकदम से सामने आए एंड वी जस्ट कि भाई अब इसमें मैरिज वाइज क्या होगा। आप सेवंथ हाउस को पकड़ेंगे, सेवंथ हाउस के लॉर्ड को पकड़ेंगे, सेवंथ हाउस के नक्षत्र स्वामी को पकड़ेंगे, उन दृष्टियों को पकड़ेंगे, लेकिन अगर आपको द प्रो एस्ट्रोलॉजी में जाना है, एकदम से अपनी मैरिज के बारे में समझना है, और जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देते हैं कि भाई सामान्य टाइप के तो ये क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, इनके अंदर कुछ 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 कॉम्प्लिकेटेड ऊर्जाएं हमेशा चलती रहती हैं, तब वहां पर उपपद लग्न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक बार एक क्वेश्चन भी आया था अबाउट द D9 चार्ट, नवमांश के बारे में, कि मेरा जो D9 चार्ट है, नवमांश कुंडली है, वो सही है या नहीं है, ये कैसे पता किया जाए। आप सेवंथ हाउस नवमांश कुंडली का देख रहे हैं, समय में थोड़ा सा हेर फेर होगा, इधर उधर होगा, और आपकी नवमांश कुंडली बदल जाएगी। कई तो सॉफ्टवेयर ही आपको दूसरी नवमांश कुंडली उठा के दे देंगे। तो उसका कैसे निदान किया जाए कि यही चार्ट मेरा नवमांश चार्ट है, कि मैं कंफर्म हूं कि भाई मेरा जो नवमांश चार्ट है वो बिल्कुल ठीक है और यही मेरा नवमांश चार्ट हो सकता है। क्या लिंक है D1 और D9 की, इसे आप उपपद लग्न से समझ सकते हैं। उपपद लग्न यूएल जो है बहुत परफेक्टली आपकी मैरिज के डायमेंशन को समझा सकती है आपको। ऐसे क्वेश्चंस आने लग जाए तो फर्स्ट इज कि किसी को मैरिज की तरफ जाना ही नहीं है। उसमें भी अलग अलग डायमेंशन है कि भाई प्रपोजल्स ही नहीं आ रहे हैं, या फिर आदमी खुद ही कह रहा है कि भाई मैरिज की तरफ मुझे जाना ही नहीं है। जब किसी को मैरिज की तरफ जाना ही नहीं है तो उसके चार्ट के अंदर आरूढ़ा लग्न एंड उपपद लग्न दोनों एक दूसरे से 2 12 या 6 8 पे आपको मिलेंगे। यूएल एंड एएल, आरूढ़ा लग्न एंड उपपद लग्न दोनों एक दूसरे से 6 8 या 2 12 के अंदर आपको दिखाई देंगे। अब आपने बस एक देखा कि एएल और यूएल जो है वो 2 12 है, वो कैसे है, कहाँ बनती है, कैसे उसको निकालते हैं, उसे अभी हम समझेंगे। बट इससे स्नैपशॉट प्रिडिक्शन निकल आई कि प्रपोजल्स आएंगे बट पर्सन उनकी तरफ अप्रोच नहीं करेगा, या पर्सन का इंटरेस्ट उनकी तरफ नहीं होगा, या कोई एक हिडन फियर है जो उसे हमेशा लगा रहता है। पर्सन जो है आपका स्पाउस है, वो आपके आसपास ही है, बट आपका एक हिडन फियर है जो ऑल द टाइम प्ले करता है और रिलेशन को डिस्टर्ब कर देता है। द सेकंड इज सोलमेट टाइप के संबंध होंगे या नहीं होंगे। आरूढ़ा लग्न, उपपद लग्न, ये आपको थोड़े आध्यात्मिक साइड पे भी लेके जाते हैं। तो सोलमेट के संबंध, आत्मीय संबंध किसी के साथ बनेंगे या नहीं बनेंगे, आप उपपद लग्न से समझ सकते हो। एंड द थर्ड इज कि भाई मैरिज, दुनिया कैसे मैरिज को देखेगी, लोग उसे कैसे देखेंगे, इसे समझना केवल उपपद लग्न से हो सकता है। अगर मैं नवमांश कुंडली या D1 के बारे में बात करूं तो देयर इज नॉट अ सिंगल हाउस, कोई भी ऐसा हाउस नहीं है जो आपको ये बताए कि दुनिया आपको कैसे देखेगी, तो लोग आपको कैसे देख रहे हैं। कई लोग इमेज कॉन्शियस बहुत होता है, मैरिज में भी वो इमेज कॉन्शियस होते हैं और इमेज के कारण ही मैरिज को वो चला रहे हैं। जस्ट जब ब्रेक्स एंड ऑल की बात आती है, सो कॉज ऑफ द इमेज वो उसे रन कर रहे हैं। तो वहां पर कैसे उसे समझे कि लोग इस मैरिज को कैसे देखने वाले हैं, कि मैं कुछ करूं या ना करूं, बस मुझे तो मैरिज ऐसी ही दिखाई देने वाली है, इसके अलावा इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो इन सबको समझने में उपपद लग्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे, तो उपपद लग्न को हम निकालेंगे, कैसे हम उपपद लग्न को समझेंगे, इन सब का पूरा विवरण आपको इस सेशन में मिलेगा। और उपपद लग्न को समझ के आप अपनी मैरिज के, आप ये समझिए कि मैरिज का 90 to 95% जो है केवल आप यूएल से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिसमें भी स्पाउस के लुक्स, फाइनेंसेस, वेल्थ, फैमिली कैसी होगी, कौन सी ऐसी राशियां हैं जो आपको सपोर्ट कर सकती है। ये यूएल की बहुत बड़ी पावर है। कई बार आफ्टर द मैरिज इमेज जो है वो आपकी डाउन चली जाती है, या इमेज बहुत अप चली जाती है। यूएल बहुत अच्छा प्ले करेगा तो इमेज आपकी अप ले जाएगा, और उपपद लग्न जो है अगर अच्छा प्ले नहीं कर पाएगी तो इमेज को वो डाउन ले जाएगी। तो यूएल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन है कि वाई एस्ट्रोलॉजर्स सेवंथ हाउस की आरूढ़ा, सेवंथ हाउस को इतनी प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं, उसके पद को इतनी प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं मैरिज में। वो पद क्या होते हैं, आरूढ़ा क्या होती है। वेल आरूढ़ा एक एक सिस्टम है, प्रिडिक्शन करने का एक सिस्टम है, जो कि ये मानता है कि दुनिया आपको कैसे देखती है। उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही ये है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, वर्ल्ड आपको कैसे देखता है। जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे कि भाई मेरी इमेज ही अच्छी नहीं जा रही, अब आप किसी कोई पर्सन है, एजुकेशन में उसने बहुत अच्छा कर लिया, बट वो जब इंटरव्यू देने जा रहा है उसकी इमेज जाती ही नहीं है अच्छी। उसके साथ समस्या यह है कि उसकी इमेज ही अच्छी नहीं जाती। अब ऐसे सवालों का जवाब आप कहाँ से निकालेंगे। कोई ऐसा हाउस नहीं मिलेगा आपको कि भाई ये केवल और केवल आपकी इमेज बताता है कि लोग, दुनिया आपको कैसे देख रही है, लोग आपके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। उसका आंसर आरूढ़ा देती है।
वो आपको बताती है कि भाई आपकी इमेज अच्छी जाएगी या नहीं जाएगी, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप उन्हीं को रिपीट करेंगे तो वो इमेज अच्छी नहीं जाएगी। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप इमेज इमेज मैटर करती है सबसे ज्यादा। अगर किसी की इमेज ही बेकार जा रही है ऑल द टाइम, किसी ने दुकान खोली है और उसकी इमेज ही ऐसे जा रही है कि ये तो बस कोई चोर है, अब वो दुकान में चाहे कितना भी बेचारा मेहनत कर ले, काम कर ले, बट वो उसमें वर्कआउट नहीं कर पाएगा। अगर आपकी इमेज ही बेकार जाने लग गई, इमेज कॉन्शियस ही हो गई, भाई मैरिज में मेरी इमेज मैटर करती है और वही बेकार जा रही है, तो अब दिक्कत आएगी। या अच्छी इमेज जा रही है तो पर्सन फिर उसको किसी भी हाल में चलाने की कोशिश करेगा। जो संबंध आपकी इमेज को बूस्ट करते हैं, सोसाइटी में आपको अप्रिशिएट महसूस कराते हैं, वेल्थ एंड ऑल आपके पास लेके आते हैं, या आप एक बेटर महसूस करते हैं उनके साथ मिलने से, सो वो आपके इमेज को, आपके स्टेटस को बूस्ट करता है, अप पे लेके जाता है। तो ये सारी स्नैपशॉट प्रिडिक्शंस हम कैसे कर पाएंगे? इनका जवाब है उपपद लग्न से। इसको देख के आप अपने स्पाउस का, पर्सन का बर्थ चार्ट तक एक हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये अलाइनमेंट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। अगर किसी के यूएल में प्लैनेट मून बैठा हुआ है, कि उपपद लग्न के अंदर ही प्लैनेट मून है, तो इसका मतलब है कि उसके स्पाउस के चार्ट के अंदर आपको कहीं ना कहीं प्लैनेट मून या तो ए के दिखाई देगा, आत्मकारक बन गया है, या फिर साहब वो तो लगन का स्वामी ही बन गया है या लगन को देख रहा है। तो उससे समझ आता है कि ये पर्सन जो है इमोशनल डेफिनेटली होगा। अब आपके पास 10 या 12 मैरिज के प्रपोजल्स हैं, तो लोगों के पास होते हैं, चार्ट मैचिंग में आप जा रहे हैं, आप उसको फिल्टर कर सकते हैं, भाई ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं सेट होते हैं अलाइनमेंट के अंदर, ये सेट नहीं होता है। तो ये भी यूएल उपपद लग्न से किया जा सकता है। कार्मिक कनेक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अब हम इसे देखते ही है ना, इसे समझने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या क्या करती है, तो आपको अब थोड़ा सा महसूस होने लगा होगा, पता होने लगा होगा। तो ये एक चार्ट है, मान लीजिए इसके अंदर अगर हमें मैरिज को प्रिडिक्ट करना है, सो जंप टू द सेवंथ हाउस, हम सेवंथ हाउस पे जाएंगे, सेवंथ हाउस के स्वामी को देखेंगे, सिक्स्थ में बैठा हुआ है, इसके ऊपर एस्पेक्ट देखेंगे, कौन कौन सेवंथ हाउस को देख रहा है ये देखेंगे, इसके नक्षत्र को देखेंगे। द सेम पैटर्न हम D9 के अंदर भी फॉलो करेंगे। अब इस पैटर्न को फॉलो करने में हमें बहुत टाइम लगेगा। हम एक एक प्लैनेट को समझेंगे, देखेंगे, कोई अच्छा है, कोई बेनिफिक है, कोई मैलोफिक है। मैलोफिक देख रहा है तो बेकार होगा। और हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है 70 to 80% यही बनेगी कि भाई मैरिज में समस्या ही समस्या है। बिकॉज कहीं ना कहीं से तो कोई बेनिफिक या मैलोफिक प्लैनेट उसे देखेगा ना। अगर वो छठे भाव में बैठा है तो अपने आप ही एक प्रारब्ध को दिखाता है। यहाँ पे अगर डेबिलिटेटेड बैठा है तो भी एक इशू को दिखाता है। लेकिन वो इशू कौन सा है? और कभी भी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं बनानी चाहिए कि भाई उसको एक मैलेफिक ने देख लिया, इसको एक मैलेफिक ने देख लिया। ऐसे तो फिर हर चार्ट के अंदर आपको समस्याएं ही दिखाई देंगी, बिकॉज कहीं ना कहीं से प्लैनेट या तो बेकार हाउसेज में जाके बैठेगा, या उसके ऊपर कोई बेकार दृष्टि आएगी। ये निश्चित है, हर इंसान के चार्ट में ही है। तो अब यहाँ पे हम, अगर हमें स्नैपशॉट प्रिडिक्शन करनी है तो हम क्या करेंगे, हम उपपद लग्न बनाएंगे, यूएल बनाएंगे, कि मैरिज के बारे में मुझे पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, स्पाउस के लुक से लेके उसकी फैमिली, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, फाइनेंस, वेल्थ, प्रोफेशन, सब के बारे में। और मुझे ना एस्पेक्ट देखने हैं, ना नवमांश में उसको देखना है, ना त्रिकोण देखना है, मुझे तो D1 और D9 को भी कनेक्ट कर देना है अपने ही चार्ट के अंदर। केवल एक हाउस को मैं पकड़ूं और मैं मैरिज के बारे में कुछ बताऊं, तब मैं आपसे कहूंगा आप यूएल बना लीजिए। एंड द यूएल इज, कैसे उसको बनाया जाता है, ये 12th हाउस है। दिस इज द 12th हाउस ऑफ योर बर्थ चार्ट। आप अपने चार्ट को ओपन कर लीजिए। बेस्ट टू बेस्ट ये है कि आप जे होरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, या कोई भी एस्ट्रोलॉजी का प्रो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। एंड जहां पे भी यूएल लिखा हुआ है बर्थ डिटेल्स को एंटर करने के बाद, दैट यूएल आपकी उपपद लग्न है। जैसे इस चार्ट के अंदर द यूएल इज यूएल, तो उपपद लग्न जो है वो 4th हाउस के अंदर आती है। ठीक है, इस तरीके से किया जा सकता है। और हार्ड वे क्या है कि 12th हाउस को देखिए, 12th हाउस का स्वामी 12th हाउस से कितना दूर गया है। अब हमें इस प्लैनेट को उठाना है, पकड़ना है, और यहाँ से उतना ही आगे चलना है। नाउ फॉर टू मेक इट इजी, यहाँ 12th हाउस का जो स्वामी है वो जुपिटर है, 9 नंबर लिखा हुआ है। 12th हाउस है, ये 12वां भाव है, और नंबर है 9। इसका मतलब है कि गुरु इसका स्वामी है। गुरु यहाँ से कितना आगे गया हुआ है, 1 2 3, इसको इंक्लूड रखना है। 3 हाउस यहाँ आगे है, तो 3 हाउस हमें और आगे जाना है, 1 2 एंड 3। सो दिस इज द हाउस जहाँ पे उपपद लग्न आई है। अब जैसे ही मैंने उपपद लग्न को देखा, आई एम लाइक कि मंगल के उपपद लग्न है, तो मंगल मैरिज में रोल प्ले करेगा। मंगल मैरिज में रोल प्ले करने वाला है, दशाज में प्ले करने वाला है। अगर आप 7th हाउस को ही देखते रहते तो आपको मंगल का कोई रोल नहीं दिखाई देता, ना मंगल यहाँ बैठा हुआ है, ना मंगल इसे देख रहा है। लेकिन यहाँ पे आया है कि मंगल रोल को प्ले करेगा, उसमें केतु भी बैठा हुआ है। थोड़ा सा एनर्जीज ज्यादा हमें देखने को मिल सकती हैं, थोड़ा सा इंटेंस एक रोल हमें प्ले करता हुआ पर्सन देखने को मिल सकता है, कि थोड़ी इंटेंस एनर्जीज उसके पास है, थोड़ा और एग्रेसिव एनर्जीज उसके पास आई है। तो ये एक रोल है जो पर्सन इस चार्ट के अंदर प्ले करने वाला है। तो आपने बना लिया कि भाई मंगल
होगा। अब सामने वाले पर्सन के चार्ट के अंदर हमें या तो मंगल आत्मकारक दिखेगा, या मंगल दारा कारक दिखेगा, या मंगल सेवंथ हाउस या लग्न से कनेक्टेड दिखेगा, और अच्छा खासा कनेक्टेड दिखाई देगा। और हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग बना ली, और ये वो संबंध है जो मैरिज में बदलेंगे। दारा कारक रिलेशंस को दिखाता है, संबंधों को दिखाता है, जो मैरिज में टर्न होने वाले हमेशा हो, ये संभव नहीं है। एक मानव, एक इंसान अपने जीवन में लाखों लोगों से, लाख नहीं तो हजार लोगों से तो कनेक्ट होता ही है, और वो सब कोई रिलेशन ही नहीं है। हर इंसान के साथ आपका जो एक संबंध है उसको दारा कारक दिखाता है। भाई जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसी की तरफ तो जाओगे। अगर कोई हंटर लेके आपके पीछे पड़ गया, लाइक भाई हंटर लेके पीछे पड़ेगा तो नहीं जाऊंगा तुम्हारी तरफ। तो दारा कारक वो ऊर्जा है जो हमें अट्रैक्ट करती है। अगर मंगल आपका दारा कारक है तो आपको जिम जाने की ऊर्जा हो सकता है अट्रैक्ट करे, दौड़ने भागने की ऊर्जा। जब भी प्रेशर आएगा आप उसकी तरफ मूव करोगे। लेकिन ये उपपद लग्न है, ये मैरिज की बात करती है। दोनों में फर्क है, दोनों में बेसिक एक डिफरेंस है। ये आपको अट्रैक्ट नहीं करती है, ये वो चीज है जो कि आपको मिलने वाली है। यहाँ पे कोई इफ एंड बट, से एंड नो से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये उपपद लग्न है, आपने मंगल की बना ली। अब मेरे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि D9 चार्ट जो है आपका नवमांश कुंडली, उसके सप्तम भाव पे या लगन पे मंगल का इफेक्ट आएगा, सेवंथ हाउस के लॉर्ड पे मंगल का इफेक्ट आएगा। और कई चार्ट्स के अंदर ये अप्लाइड फंडा है कि जो भी आपका प्लैनेट बनता है उपपद लग्न का स्वामी, या तो उसकी उच्च राशि सेवंथ हाउस में आ रही होगी नवमांश कुंडली में, या उसकी नीच राशि सप्तम भाव में आ रही होगी नवमांश कुंडली में। और वहां पे जो संबंध है प्योर कार्मिक संबंध है, प्योर कार्मिक है, और उसमें प्री सेट एजेंडा है। कई लोग होते हैं वो प्री सेट एजेंडा लाते हैं, वो प्रारब्ध होता है, वो आपकी तरफ उनका एक सेट एजेंडा है, आप चाहें जो कर लें, चाहें जो कर लें, बट वो प्लस और माइनस उसमें होने वाला नहीं है। तो अब यहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग हमारी बन चुकी है, सेट हो चुकी है कि नवमांश कुंडली में D9 चार्ट के अंदर, हमारे D9 चार्ट के अंदर हमें मंगल का इन्फ्लुएंस सेवंथ हाउस पे देखने को मिलेगा। अब ये पर्सन अगर चार्ट मैचिंग के लिए आते, सो द फर्स्ट प्रेडिक्शन पॉइंट इज, आप स्वयं ही मैरिज से कहीं ना कहीं दूर जाने की या बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट एक प्रिंसिपल, दैट इज द आरूढ़ा लग्ना एंड द उपपद लग्न, दोनों एक दूसरे से 212 है। आरूढ़ा लग्न इज इन द सेकंड फिफ्थ हाउस में है, उपपद लग्न फोर्थ हाउस में है। अगर आप यहाँ से काउंट करोगे तो ये 12वां है, यहाँ से काउंट करोगे तो ये सेकंड है। तो यहाँ पर अब ये प्रिडिक्शन अगर आपने शुरू में दे दी तो उसके सारे ही क्वेश्चंस जो है कहीं ना कहीं वो धूमिल हो जाते हैं। लुक्स एंड ऑल, अरे प्रपोजल्स एंड ऑल सब कुछ है, बट अगर आप खुद ही उसमें इंटरेस्टेड नहीं है देन थिंग्स थोड़ी चैलेंजिंग हो जाती है, थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो अरोड़ा लग्न उपपद लग्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यूएल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप चार्ट को देखते ही अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं कि मेरे पर्सन का चार्ट किस तरह का होगा और मेरे ही नवमांश कुंडली जो है किस तरह से वर्कआउट कर रही होगी। तो यहाँ पे हमने बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग शुरू में ही बना ली। चेहरे के ऊपर मार्क हो सकता है, कट हो सकता है, बॉडी जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको केतु और मंगल दोनों का डोमिनेंस दिखाई देगा, सेपरेशन वाली टेंडेंसीज दिखाई देंगी। अगर आप लगन से प्रिडिक्ट करते तो यू बी लाइक कि फोर्थ हाउस है, सेवंथ हाउस है, चंद्रमा है, कहीं ना कहीं इमोशनल हो सकता है, थोड़े इमोशनल अब्यूजेस हो सकते हैं, बट यहाँ पे केतु बैठा हुआ है फायर का। इट मीन्स उसकी टेंडेंसीज और उसकी जो प्रकृति है वो बहुत फायरी प्रवृत्ति, और उसके अंदर भी आपको केतु बहुत स्ट्रांग देखने को मिलेगा। तो ये उपपद लगने की व्यवस्था है। नहीं तो फिर हम एस्पेक्ट देखते, त्रिकोण देखते, और उन चीजों में हम कहीं ना कहीं फंसते। और यहाँ पे हमने फंसना नहीं है, जस्ट स्नैपशॉट प्रिडिक्शंस को निकाल के लेके चल रहा है। तो यहाँ पे हमने उपपद लग्न को देख के, उसके हाउस को देख के मैरिज की एक व्यवस्था बनाई है, और यही 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 पूरी पॉसिबिलिटीज है कि आपको D1 और D9 को जब आप पूरी तरह से स्टडी करें तो एट द एंड किसी पॉइंट पे आके आप इस पे ही आएंगे। लेकिन यहाँ पे चीजें फास्ट हैं, जल्दी हैं, और इससे D9 को भी कनेक्ट किया जा सकता है, लिंक किया जा सकता है कि भाई मेरा अगर उपपद लग्न का स्वामी मंगल है तो मुझे D9 के अंदर या तो लगन पे या सेवंथ हाउस पे, सेवंथ हाउस के स्वामी पे मंगल का इन्फ्लुएंस खासकर बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। अगर वो इन्फ्लुएंस ही नहीं है तो हो सकता है नवमांश कुंडली में कुछ परिवर्तन, कुछ मूल चूल परिवर्तन जो है वो हो गए हों। नवमांश कुंडली के बारे में हर पर्सन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है या सीख रहा है, दैट D9 चार्ट बनाने में मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो उसको एक बार आपको देखना चाहिए, रेक्टिफाई करने का दिस इज द बेस्ट तरीका। अगर हम चाहते तो हम सेवंथ हाउस की आरूढ़ा को बनाते हैं, भाई मेरी मैरिज का भाव तो सेवंथ हाउस है, आप इससे इसकी आरूढ़ा बनाइए, इसके बारे में तो आप सेवंथ हाउस से समझेंगे। बट इस पर्टिकुलर हाउस की दारा
कारक का सेवंथ हाउस की आरूढ़ा दोनों एक तरह से व्यवहार करती है, एंड दैट व्यवहार इज, वो कहीं ना कहीं उन संबंधों को दिखाती हैं जो कि ऑल द टाइम रिलेशंस या मैरिज में टर्न आउट नहीं होते। जो फिजिकल संबंध रहते हैं उनके लिए सेवंथ हाउस को आपको स्टडी करना चाहिए, इज मोर लाइक जिन संबंधों के अंदर द जब जो फिजिकल रिलेशंस हैं वो काफी रहे हों, और सेवंथ हाउस के आरूढ़ा उसके लिए है। उपपद लग्न जो है वो थोड़े स्पिरिचुअल बैंड के लिए, बिकॉज ये मोक्ष का भाव है। जब आप बहुत समस्याओं में फंस गए हो तब आपका पर्सन आपको मिलेगा। जब सारे ही प्रपोजल्स वर्क नहीं कर रहे, कहीं से भी वर्कआउट नहीं हो रहा, तब आपका उपपद लगना आपकी हेल्प कर सकती है। स्पिरिचुअल कनेक्ट रह सकता है, सोलमेट टाइप के कनेक्शंस रह सकते हैं, और यही आपको मैरिज चलेगी या नहीं चलेगी, सस्टेनेबल रहेगी या नहीं रहेगी, इन लॉज कैसे मिलेंगे, सब आप यूएल से जान सकते हैं। अब हम, अगर हमने यूएल को पकड़ा है तो यहाँ से हम स्पाउस का एटीट्यूड, पर्सनालिटी, फिजिक, बॉडी, इनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। द सेकंड हाउस विल टेल यू अबाउट द इन लॉज। उपपद लग्न से जो सेकंड हाउस है वो आपको इन लॉज के बारे में बताएगा। द टेंथ हाउस फ्रॉम हेयर विल टेल यू अबाउट द प्रोफेशन, प्रोफेशन के बारे में बता सकता है। इलेवंथ हाउस जो है फाइनेंस के बारे में बता सकता है। आपका जो पर्सन है आपसे सोसाइटी में ऊंचा स्टेटस रखेगा या डाउन स्टेटस रखेगा, ये भी आप यूएल से जान सकते हैं, उपपद लग्न से जान सकते हैं। कैसे? उपपद लग्न का जो स्वामी है वो किसी पर्टिकुलर हाउस के अंदर बैठा हुआ होगा। जैसे यहाँ पे तो प्लैनेट केतु ही बैठा हुआ है, जस्ट सेपरेशन कॉजिंग टेंडेंसीज काफी ज्यादा हाई है। जो हमें वाटर दिख रहा था पहले, वो आज हमें फायर दिखने लगा है। केतु, इसका स्वामी मंगल इन द फायर जोडियक साइन अगेन। और इसका जो स्वामी है, जहाँ पे ये प्लैनेट बैठा हुआ है, द प्लैनेट इज सिटिंग इन द लियो साइन में बैठा हुआ है, और जिसका स्वामी है प्लैनेट सूर्य, जिसका डिस्पोजिटर है प्लैनेट सन। प्लैनेट सन इसका डिस्पोजिटर बन गया है मंगल का। तो यहाँ पर क्वाइट पॉसिबल है कि जो पर्सन है वो सोसाइटी में काफी अच्छा और काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटस को रखने वाला हो। बिकॉज आप सूर्य की पोजीशन देखिए ना, नवम भाव के अंदर जाके बैठा हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो दिखाई देती है कि उसके पास स्ट्रेंथ है। लेकिन ये स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं किसी तरह की चीटिंग या किसी तरह की समस्याओं में आपको लेके जा सकती है। वाई इट हैपेंस एंड ऑल, उसको भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बट उपपद लग्न को इस तरह से हमें समझना चाहिए। नाउ इसके अंदर कुछ परिवर्तन भी हैं, कुछ चेंजेस भी हैं कि उपपद लग्न में थोड़े परिवर्तन भी होते हैं। इसको निकालने के अलग अलग तरीके भी हैं। अगर ये एक चार्ट आपको मिलता है तो आप उपपद लग्न कैसे निकालेंगे, यू बी लाइक ठीक है भाई, ट्वेल्थ हाउस है, ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ है? जुपिटर। जुपिटर को हम पकड़ेंगे। 7 8 अपने हाउस से 8 भाव दूर है, तो अब हम यहीं से जुपिटर से काउंट करेंगे। द एट्थ हाउस सेकंड हाउस के अंदर आ गया। उपपद लग्न इज इन द एक्वेरियस, इसके अंदर आ गई है। इसका जो स्वामी है वो प्लैनेट बने हैं शनि महाराज। ठीक है। उपपद लग्न के स्वामी का मैंने आपको बताया था कि या तो उच्च की राशि या नीच की राशि आपको यहाँ कहीं इस एक्सिस पे देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे उच्च की राशि आ रही है, तो यहाँ से देखने से ही लगता है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है वो मैरिज की तरफ शिफ्ट हुआ है। और अगर आप उप आरूढ़ा लग्न, ये एक थोड़ा और एडवांस है, बट इसको आगे हम समझेंगे ज्यादा गहराई से। आरूढ़ा लग्न और उपपद लग्न एक दूसरे से 4 10 के एक्सिस पे है, मीन्स अच्छा एक्सिस है, दोनों में फाइनेंस का एक्सिस है, धन का है। तो धन के लिए, धन की जो व्यवस्था है वो अपर पे जाएगी आफ्टर द मैरिज। ये एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है। नाउ द थर्ड प्रेडिक्शन है, शनि का जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा डार्क है। तो पर्सन जो है हो सकता है कि थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन को रखने वाला, उसके कॉम्प्लेक्शन में आपको डार्कनेस दिखाई देगी। और D9 में बैठा हुआ राहु सेवंथ हाउस में इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है। अगर आप शनि की पोजीशन को देखें इन द D9, वो प्लैनेट मंगल के साथ है। शनि इज विद प्लैनेट मार्स। शनि का साथ जो है वो मंगल का है। यहाँ पे एट्थ हाउस में है, यहाँ पे ट्वेल्थ हाउस में है। ये एक वीकनेस इन द मैरिज दिखाता है। वीकनेस इन द मैरिज है कि भाई अगर धन व्यवस्था सही नहीं रही या स्पाउस ने ओवर एक्सपेंडिचर एंड ऑल करे, तब मैरिज में जाके मूल समस्या आएंगी। समस्या का कारण क्या है, द रीजन ऑफ दीज इश्यूज, या तो ये पर्टिकुलर रीजन हो सकता है, द सेकंड रीजन जस्ट गोज टू द फिजिकल रिलेशन। उनके अंदर भी शनि यहाँ पर पर्टिकुलर हाउस के अंदर बैठ के कहीं ना कहीं एक वीकनेस इंडिकेट करता है। तो ये दो पॉसिबल कॉज हो सकते हैं मैरिज के अंदर आती हुई समस्याओं के। तो हमने समस्याओं के बारे में समझा। ना द थर्ड इज अबाउट द स्पाउस या अबाउट द इन लॉज एंड ऑल, इनके बारे में अगर हमें जानना हो तो कैसे हम उसके बारे में जान सकते हैं। द सेकेंड हाउस फ्रॉम द उपपद लग्न इज, यहाँ पे जुपिटर का प्रभाव है, और जुपिटर एक्सल्टेड है, काफी पावरफुल है। इन द चार्ट दिखाई देता है काफी पावरफुल है, एक्सल्टेड है। D9 में भी जुपिटर इन द वाटर जोडिएक साइन है। तो यहाँ से दिखाई देता है कि फैमिली के ऊपर या तो फीमेल्स का डोमिनेंस है, घर में नंबर ऑफ फीमेल्स ज्यादा हो सकती हैं, या फिर कोई डोमिनेंट पोजीशन जो है वो फीमेल के पास है। स्पिरिचुअल अपने आप में दिखाई देते हैं, बट यूजिंग द स्पिरिचुअलिटी, मतलब कुछ ना कुछ अध्यात्म से काफी काफी गहरा कोई कनेक्शन जो है वो इस चार्ट के अंदर इंडिकेट होता है।
थोड़ा सस्पिशियस आउटलुक इंडिकेट होता है, थोड़ी सस्पिशियस ऊर्जा इंडिकेट होती है। अगर हम इसे उपपद लगने से नहीं जानते तो क्रॉस चेक करने के लिए वी जस्ट गो टू द 8th हाउस इज द इन लॉज, उसका स्वामी सूर्य अपने नीच की राशि में। अब नीच की राशि से हमें लगता है कि भाई बहुत कमजोर स्थिति है, बहुत बेकार स्थिति है, पीड़ित स्थिति है, लेकिन D9 में वो उच्च का हो गया है। तो उपपद लगना आपको पहले ही क्लियर इंडिकेशन दे चुकी है कि भाई ये दिखाई ऐसा दे रहा है कि ये नीच और उच्च का हो रहा है, लेकिन स्पाउस के इन लॉज जो है वो पावरफुल है। हाँ, वो जो समस्या है वो क्या थी, द कॉज इज कोई ना कोई डार्क एनर्जी, स्पिरिचुअल में कोई डार्क एनर्जी, कई लोग होते हैं ब्लैक ब्लैक मैजिक एंड ऑल ऐसा करने वाले, ऐसा कुछ आपको वहां देखने को मिल सकता है। ओवर है बिजनेस के अंदर, तो क्या वो कहते हैं वो बिजनेस के बारे में समझा जा सकता है फ्रॉम द यूएल। ये एक वे है चार्ट के मैसेज को डेसिफर करने का, जिसमें आप स्नैपशॉट प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं कि जब भी शनि का इन्फ्लुएंस आएगा, शनि की दशा, कोई भी प्लैनेट जो शनि के नक्षत्र में है वो इसे एक्टिवेट कर सकता है। 7th हाउस नवमांश कुंडली में कैसे इसका इंपैक्ट जा रहा है, उच्च और नीच की राशियां आ सकती हैं। D9 में शनि जो है वो कनेक्ट मिलेगा आपको 7th हाउस के स्वामी के साथ। तो ये एक तरीका है, ये एक वे है उपपद लग्न से प्रिडिक्शंस को निकालने की। दिस इज द थर्ड चार्ट, और इसमें हमने D1 D9 को थोड़ा सा सेपरेट रखा है ताकि आपको और अच्छी तरह से समझा सकें। तो यहाँ पर जो उपपद लग्न है उसकी व्यवस्था कैसी है, थोड़ा सा एक चेंज है, जजमेंट में एक चेंज है। जब भी उपपद लग्न कोई भी जो प्लैनेट है अपने से 10th जाता है, तो आपको दो फंडास आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो जैसे यहाँ पर है प्लैनेट जुपिटर जो इस 12th हाउस का स्वामी है, अपने से वो गया 10th। आप जब काउंट करेंगे यहाँ तक 7 है, 8 9 एंड 10। अब आप यहाँ से 10 काउंट करेंगे कि मैं तो जुपिटर से 10th लूंगा, लेकिन वो वर्कआउट नहीं करेगा। तो इसमें एक्सेप्शन, तीन एक्सेप्शन हैं इसके अंदर। जब भी ये 10th जाता है तो आप या तो यहाँ से 7th काउंट कर लीजिए जहाँ पे प्लैनेट आके बैठा है, या फिर आप वहीं से ही 4th काउंट कर लीजिए, दोनों ही वर्क करेंगे। तो यहाँ से अगर हम 7 को काउंट करेंगे तो भी जस्ट उपपद लग्न हमारा यहाँ पे है। उपपद लग्न के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है। अब जो भी प्लैनेट उपपद लग्न के अंदर आके बैठता है उसका मैरिज पे इम्पैक्ट सबसे गहरा है, सबसे गहरा। चाहे वो 7th हाउस में बैठा हो ना बैठा हो, 7th हाउस के स्वामी को देखे मत देखे, लेकिन उसका इम्पैक्ट आएगा। राशि कौन सी है, मिथुन। मिथुन इज ऑल अबाउट पर्सन्स का कनेक्शन है, एंड द सेकंड इज द बिजनेस की राशि है। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा मीन्स इमोशंस के अंदर पर्सन बिजनेस डील एंड ऑल करने में लगा हुआ है। वो इमोशनल डोमिनेंस आपके ऊपर स्थापित कर सकता है, वो कहीं ना कहीं बिजनेस को इक्वेशन के अंदर लाएगा। मैरिज मैरिज ना होके एक बिजनेस टाइप एनर्जीज ज्यादा देखने को मिलेंगी, लेकिन पर्सन पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर इमोशंस को कंट्रोल करने की, मतलब उसका एक एक बैंड जो है कि वो झुकाव जो है वो इमोशंस की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। लुक्स एंड ऑल में आप चंद्रमा को देखते ही कह सकते हैं कि लुक्स एंड ऑल में शानदार व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी। अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा, कैरिस्मेटिक आउटलुक देखने को मिलेगा, पब्लिक फॉलोइंग उसकी देखने को मिलेगी। तो आजकल ये भी एक बहुत बड़ा वर्क है, डिजिटल मार्केट के अंदर हो सकता है, डिजिटल मीडिया इन वर्क्स के अंदर लगा हुआ पर्सन। अगर आप 7th हाउस को देखते, उसके स्वामी को वीनस को देखते, राहु के साथ देखते, एस्पेक्ट एंड ऑल में जाते, तो प्रिडिक्शंस करना मुश्किल होता। बट उपपद लग्न यूएल को आपने पकड़ा, एक हाउस है, इस हाउस को प्रायोरिटी देनी है। जब भी रिलेशंस को मैनिफेस्ट करना होगा वो जामना के तरीके से ही होंगे। इसका मतलब है कि जब भी आप बिजनेस के अंदर जाएंगे, कई लोग होते हैं ना कि बिजनेस में गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, कहीं जब वो कुछ या डीलिंग कर रहे हैं, बिजनेस डील चल रही है, होटल्स में जा रहे हैं, जब भी वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं एक वर्क से जुड़ा हुआ, वो एक प्लैनेट को एक्टिवेट करते हुए चलता है। यहाँ पे अगर जैसे ही आप मिथुन राशि को एक्टिवेट करेंगे, आप बिजनेस डील एंड बिजनेस एंड ऑल के वर्क के अंदर जाएंगे, तो क्वाइट पॉसिबल है कि आप अपने संबंधों को मैनिफेस्ट कर लें। तो बुद्ध का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा इन द D9 ऑफ द 7th हाउस, वहां पे बुद्ध बैठे ही हुए हैं, बुद्ध का यहाँ पे सिटिंग ही है, और इसका जो स्वामी है वो बुद्ध की मूल त्रिकोण राशि के अंदर है। तो ये थोड़े कनेक्ट आपको स्थापित करने होंगे, और ये आपको D1 और D9 में एक 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 बैलेंस ला के देंगे कि हाँ भाई चीजें कनेक्टेड है। तो ये सेकंड पॉइंट हुआ। नाउ द थर्ड अबाउट द कॉम्प्लेक्शन हमने बात करी, लेकिन पर्सन का एटीट्यूड बिजनेस माइंडेड है, पूरा उसके माइंड में बिजनेस जो है अंदर तक बैठा हुआ है। इसका स्वामी ऐसा है, वो बिजनेस की तरफ है। तो क्या वो बहुत लो स्टैंडर्ड्स का या फिर बहुत आसानी से बातों को मानने वाला, वेल ऐसा नहीं है, जस्ट लाइक अपने से ऊपर चलने वाला। बिकॉज राशि ऐसी है बुद्ध की, बुद्ध बैठा भी हुआ है वायु तत्व में, इसका मतलब है कि अपने से अपर रहेगा। फैमिली एंड ऑल के बारे में आप बताएंगे, सेकंड हाउस जहाँ पे राशि जिसकी है चंद्रमा, चंद्रमा बैठा हुआ है लगन में, इसका मतलब है कि ऑल द टाइम अपनी फैमिली से इन्फ्लुएंस्ड है, ऑल द टाइम। अब सूर्य 7th हाउस में देख के कोई पर्सन कह सकता है कि मैरिज में सेपरेशन या समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है,
द रीजन इज, उपपद लग्न ने आपको बता दिया, फर्स्ट बिजनेस करता है, इमोशंस में वो बिजनेस करता है, प्योर इमोशंस को नहीं देगा, बिजनेस करेगा। द सेकंड इज, अपने फैमिली से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। अब यहाँ पर आके आपने सारा कुछ एक प्लैनेट, एक हाउस के अराउंड लाके सिमटा दिया। नहीं तो आप ना तो उसे मैनिफेस्ट ही कर पाते, बिकॉज बुध है, सूर्य है, वीनस उसका स्वामी है, वीनस को शनि देख रहा है, केतु का इन्फ्लुएंस है, राहु के साथ बैठा हुआ है। अब ये पर्सन इतना फियर में चला जाएगा कि आफ्टर मीटिंग द एस्ट्रोलॉजर बी लाइक, भाई अब मैरिज एक काम करते हैं, करते ही नहीं है जीवन भर। ये अगर खुद एस्ट्रोलॉजी सीखे तो पर्सन जस्ट लाइक फियर में आ जाएगा। बट हमारे पास दो मेन कंसर्न्स है। द फर्स्ट इज इमोशंस का एंड द सेकंड इज इन लॉज का, कि भाई अपने परिवार से बहुत इन्फ्लुएंस्ड पर्सन है। अगर हम इन्हें हटा देते हैं या इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग पहले ही बना लेते हैं, तब मैरिज की संभावना इंक्रीज हो जाती है कि पर्सन मैरिज तो करेगा और वो चल जाएगी, आराम से चल जाएगी। बिकॉज नवमांश में D9 का जो स्वामी है, सूर्य है, वो 7th हाउस में बैठा है, मतलब पर्सन इज रेडी टू एडजस्ट, एडजस्ट करने के लिए वो तैयार है। इसका स्वामी भी रेट्रोग्रेड है। अगर आपने यही उसको हेल्प दे दी, जुपिटर के साथ है मीन्स एस्ट्रोलॉजर, मर्क्यूरी के साथ है 7th हाउस में एस्ट्रोलॉजर, अगर किसी सही एस्ट्रोलॉजर ने उनको ये पहले ही बता दिया कि ये दो समस्याएं बन सकती हैं, दिस जस्ट, ये इनके चांसेस हैं आने के, तो पर्सन ठीक है भाई, अगर आते हैं तो इन्हें झेल लिया जाएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग पहले ही क्लियर है। नहीं तो अगर आपने सेपरेशन का शुरू में ही कह दिया कि सेपरेशन है, फिर वो रुकने वाला नहीं है, फिर वो आएगा ही आएगा। बस आपने उसके माइंड में वो फियर जो है पहले ही इनपुट कर दिया है। तो कभी भी फियर के अंदर इतना नहीं आना चाहिए, यूएल से समझना चाहिए क्या हो सकता है। और यूएल जो है वो लव रिलेशंस को बहुत ज्यादा दिखाती है, और इसमें जो सामने वाले पर्सन की राइजिंग है उनके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। जस्ट गो टू, दिस इज द चार्ट ऑफ संजय गांधी, और इनके चार्ट के अंदर अगर आप उपपद लग्न को देखेंगे तो वो कहाँ आती है, द 12th हाउस। 12th हाउस का स्वामी प्लैनेट जुपिटर अपने से कहाँ पे बैठा है, 11th में। यहाँ से आप 11th काउंट करेंगे, पहले आपने यहाँ से यहाँ काउंट करा, अब आप यहाँ से 11th काउंट करेंगे, आता है द 8th में। बैठा कौन है, चंद्रमा, प्लैनेट मून। सामने वाले पर्सन के अंदर मून दिखाई देगा, इमोशंस दिखाई देंगे, लेकिन राशि कौन सी है, लियो, डोमिनेंस की, एग्रेशन एग्रेशन की। तो उसके इमोशंस जो हैं थोड़े एग्रेसिव है, वो अपने इमोशंस का यूज करके सामने वाले के ऊपर कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश। इमोशंस ऐसे नहीं है जो वाटर की तरह फ्लो हो रहे हैं जैसे कैंसर या पाइसेस या स्कॉर्पियो में होता है। यहाँ इमोशंस के ऊपर एक होल्ड है, इमोशंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश सामने वाला पर्सन ऑल द टाइम करेगा। ये एक पॉइंट है। द सेकंड इज, उपपद लग्न का अष्टम भाव में आना अपने आप में दिखाता है कि मैरिज के बाद एकदम से कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आफ्टर द मैरिज, मैरिज को एक्टिवेट करते ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अष्टम भाव द हाउस ऑफ डेथ, द हाउस ऑफ बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, द हाउस ऑफ वेल्थ भी है। छुपा हुआ धन भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ छुपा हुआ धन नहीं मिला और कुछ नहीं हुआ, वो किस तरफ गया, एक बैड फेज की तरफ, एक बैड व्यवस्था की तरफ। तो ये होने का रीजन क्या है, व्हाट इज द पॉसिबल रीजन, जिससे कि आप कहें कि भाई ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है, या ऐसी कुछ एनर्जीज जो है वो यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। द फर्स्ट इज, उपपद लग्न के अंदर जो प्लैनेट है वही सेम प्लैनेट आपको D9 की राइजिंग 7th हाउस में देखने को मिलता है। तो स्पाउस के साथ तो संबंध आयल से कि भाई ठीक है, बिकॉज मून के साथ, मून जो है वहीं पे ही बैठा हुआ है, उसकी सिटिंग वहीं पे ही है। उपपद लग्न का जो स्वामी है प्लैनेट सूर्य, उसकी पोजीशन अगर आप D9 नवमांश कुंडली में देखते हैं तो वो 3rd हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, और जो राइजिंग है वो कहीं ना कहीं सूर्य के एक मैलेफिक प्लैनेट की है, एक ऐसा प्लैनेट जो सूर्य को अपोज करता है, रोकने की कोशिश करता है। इन द D1 चार्ट के अंदर प्लैनेट सूर्य जो कि यूएल है, जो यूएल उपपद लग्न को इंडिकेट करते हैं, उनका जो स्वामी है, उनका स्कॉर्पियो साइन में होना विद प्लैनेट केतु होना, ये दोनों ही समस्याओं के कारण है। इन दोनों का ही रीजन है कि भाई जब भी ये एक्टिवेट होगा ये प्लैनेट, एकदम से ये सिचुएशंस को वर्जन कर सकता है, उनको पीड़ित कर सकता है, खराब कर सकता है। और यहाँ पे उसका पाइसेस में होना वो भी एक लिबरेशन को दिखाता है। तो आप इस तरह से एक लिंक जो है वो स्थापित कर सकते हैं, एक एक लिंक, एक कनेक्शन को इस चार्ट के अंदर स्थापित किया जा सकता है। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल अप्लाइड है, दैट इज द स्वामी ऑफ द उपपद लग्न प्लैनेट मून का सिटिंग इन द 7th। मतलब यहाँ पर इमोशंस ने व्यवस्थाओं को चलाया। यू फील लाइक इनके आसपास भी एस्ट्रोलॉजर्स वो होंगे जिन्होंने इनको पहले ही सब कुछ बता दिया। बट कई बार लाइक इमोशंस आपको इस तरह से ड्राइव करते हैं, इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग, जब आपको सब कुछ भी अगर पता हो तब भी आप उस स्टेप की तरफ चले जाते हैं, उसको ले लेते हैं। पीपल आस्क मी लाइक, एस्ट्रोलॉजर्स की मैरिजों में भी क्यों समस्याएं आती हैं। एस्ट्रोलॉजर्स की मैरिज में बहुत आपको समस्याएं देखने को मिलेंगी, अच्छी खासी समस्याएं आती हैं एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में। इमोशंस एस्ट्रोलॉजर्स को, जो भी वर्क के अंदर आदमी लगा हुआ है, उन्हें ड्राइव करते हैं ऑल द टाइम।
ये लोग आपको इमोशनल ही देखने को मिलेंगे, बड़े हाथ देखने को मिलेंगे, लंबी फिंगर्स देखने को मिलेंगी। मीन्स ये इमोशंस को बहुत जल्दी सेंस कर सकते हैं, उन्हें पकड़ सकते हैं। और इमोशंस जब किसी को ड्राइव करते हैं तो उसका लॉजिक खत्म हो जाता है। जब भी उपपद लग्न में चंद्रमा आके बैठता है तो वो इमोशंस आपको ड्राइव करते हैं, और उसकी वजह से क्वाइट पॉसिबल है कि आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम, जो परसेप्शन था, जो व्यवस्थाएं थी सोचने समझने की, वो खत्म हो गई, डिमोलिश हो गई हूँ। तो ये भी एक पॉसिबल रीजन होता है। नाउ मूव टू अनदर, एंड दैट इज द मेनका गांधी जी के चार्ट के अंदर। नाउ हियर द उपपद लग्न का जो स्वामी है प्लैनेट शनि, द लॉर्ड ऑफ द उपपद लग्न, दैट इज प्लैनेट बुध, 12th हाउस। सो 12th हाउस का स्वामी जब भी अपने से फौज जाता है, या कोई भी हाउस का स्वामी अपने से फौज जाता है, उसकी उपपद लग्न वहीं पे स्थापित हो जाती है, जो यहीं पे ही बैठी हुई है। यूएल के अंदर बुद्ध का इन्फ्लुएंस है यूएल के अंदर। बुद्ध अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है, बिजनेस को दिखाता है, और एक ऐसे एनवायरनमेंट को दिखाता है जिसमें पर्सन जो है, आपका जो पॉसिबल पर्सन है, वो एक युवराज की तरह व्यवहार करता है। ही इज नॉट द किंग, इज लाइक, मैं एक प्रिंस हूँ, आई एम द युवराज। विदाउट पावर मैं पूरा ही गवर्न करता हूँ। तो इनका जो स्पाउस है उसके अंदर यही ऊर्जाएं आपको देखने को मिलेंगी। विदाउट पावर मैं कुछ हूं नहीं, लेकिन मैं सब कुछ हूँ, मैं युवराज हूँ। काफी स्ट्रांग प्लैनेट है, उसके पास स्ट्रेंथ है। अब हमने ये तो केवल उपपद लग्न को देख के समझ लिया। उसके एटीट्यूड के अंदर आपको बुद्ध काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। वर्गो की एनर्जी, वर्गो मीन्स परफेक्शन, ऑल द टाइम हर कुछ परफेक्ट चाहिए, चीजों को परफेक्ट बनाना, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आने हैं। ऐसी ऊर्जाएं इस हाउस के अंदर, इस राशि के अंदर और इस प्लैनेट के अंदर है। तो इससे हमने एटीट्यूड, एक पर्सन का व्यवहार सेट कर लिया कि ऐसा कोई पर्सन हो सकता है। नाउ अबाउट द बिहेवियर, कि ये जो उपपद लग्न है ये कैसे हमारे D9 चार्ट के अंदर आपको इन्फ्लुएंस करती हुई दिखाई देगी। क्या इसका इन्फ्लुएंस जो है वो D9 के अंदर बहुत सही तरीके से जाएगा, या बहुत पीड़ित तरीके से जाएगा, बहुत खराब तरीके से जाएगा, क्या होगा वहां पे। उपपद लग्न का मेष राशि में होना, मंगल की ऊर्जाएं आपको आपके स्पाउस के अंदर देखने को मिलेंगी। मेष राशि और स्कॉर्पियो राशि दोनों ही मंगल से कंट्रोल्ड है। मेष राशि और स्कॉर्पियो में फर्क क्या है, मेष फायर तत्व की राशि है और स्कॉर्पियो जो है वो वाटर तत्व की राशि है। तो फायर तत्व के अंदर आपको क्विक डिसीजन लेने की क्षमता दिखाई देती है, जबकि वाटर तत्व है थोड़ा इमोशनल है, थोड़ा इमोशंस के अंदर आके बातचीत को करता है, और थोड़ा हिडन हिडन सरफेस में चलता है, चीजों को छुपा के हाइड करके चलने वाली राशि जो है वो स्कॉर्पियो है। तो हमें यहाँ स्कॉर्पियो की ऊर्जाएं नहीं देखने को मिल रही है, हमें यहाँ मेष की ऊर्जाएं जो है वो देखने को ज्यादा मिल रही हैं। एंड मेष, आई टोल्ड यू, मेष इज ऑल अबाउट कि भाई आपको डिसीजन लेना है। तो यहाँ पर जैसे ही कोई संबंध बनेगा, अगर आप मान लीजिए रिलेशंस के अंदर आते हैं, तो उस रिलेशन को मैरिज में टर्न करने की सबसे ज्यादा जो जल्दी है वो मेष के अंदर आपको दिखाई देगी। इसी राशि के अंदर शनि नीच के होता है। कई बार होता है कि भाई ये संबंध है, बना, बट ये चला नहीं। द रीजन इज कि जिस प्लैनेट की एनर्जी से वो संबंध बना है वो मेष का है, मंगल है। मंगल मीन्स चीजों को आप थोड़ा जल्दी करिए, उनके अंदर थोड़ी मैच्योरिटी कम है। मेष राशि के अंदर आपको बहुत मैच्योरिटी, बहुत मैच्योर होना, बहुत प्रैक्टिकल होना एंड ऑल, ये कम देखने को मिल सकता है। जल्दी डिसीजन लेना, कितनी भी समस्याएं हैं उनसे भिड़ जाना, ये मेष राशि के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर उपपद लग्न मेष में ही आ गई है और आप किसी रिलेशन के अंदर हैं, तो रिलेशन को मैरिज में टर्न करने में थोड़ी हमें जल्दी रखनी चाहिए। अदरवाइज शनि इस राशि के अंदर जो है वो कमजोर होते हैं, नीच के होते हैं। आप कहेंगे शनि शनि थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ा मैच्योर होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, वो संबंध आपके हाथों से निकलेंगे। सूर्य इसी राशि के अंदर उच्च के होता है। सूर्य को ये राशि जो है पावर देती है। सूर्य क्या है, सूर्य स्टेटस है इन द सोसाइटी, आपका स्टेटस है। समटाइम द पर्सन इज या तो अपने फादर के प्रेशर में, अगर मेष में उसकी उपपद लगन आ रही है तो फादर के प्रेशर में, अंकल के प्रेशर में, या फिर सोसाइटी में उनकी फैमिली की इमेज किस तरह से जा रही है, इसके कारण हो सकता है वो अरेंज मैरिज की तरफ जो है वो मूव कर जाए। तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स कौन बनी है, द ड्राइविंग फोर्स इज सोसाइटी में आपकी इमेज, आपके फादर, आपके अंकल, फैमिली। मतलब फैमिली की तरफ पर्सन का ज्यादा रुझान है, और उनकी वजह से वो शादी विवाह ये संबंध जो है उनमें आगे जाने की कोशिश कर सकता है। मेष है, आपके स्पाउस के अंदर मेष के तत्व ज्यादा दिखाई देंगे। द फायर की ऊर्जाएं तो दिखाई देंगी ही देंगी, और फायर की ऊर्जाएं सबसे ज्यादा आपको कहाँ से दिखाई देती हैं, द हाथों से, हैंड से दिखाई देती हैं, शोल्डर से दिखाई देती हैं, फेस से दिखाई देती हैं, चेहरे से और मुंह से दिखाई देती हैं। उनकी स्पीच में वो फायरी तत्व दिखाई देता है कि अच्छा कुछ नहीं बन रहा है तो डिस्कशन एंड ऑल नहीं करेंगे, जस्ट लाइक ब्रेक कट, ये मेष के अंदर है। अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप उनकी आंखों को अगर देखेंगे तो सूर्य की एक विशेष पावर है कि ये आईज के ऊपर सबसे गहरा इंपैक्ट करता है। आईज ऐसी हो जाएंगी, इतनी बड़ी हो जाएंगी कि आईज से ही, अपनी आंखों से ही दूसरे पर्सन को डरा देने वाले या अपना काम करवा लेने वाले, ऐसा कोई पर्सन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इन पर्सन के साथ सूर्य की ऊर्जा, मंगल की ऊर्जा चलती रहती है, तो यहाँ
बहुत डिस्कशन करना, बहुत प्रैक्टिकल होना, बहुत मैच्योर होना, या फिर बहुत चीज़ों के अंदर समय लेना। कई बार तो पर्सन इज़ कि भाई थोड़ा डिस्कशन करते हैं, थोड़ा समय लेते हैं एंड ऑल, और फिर ये चल जाएगा। नहीं भाई, वो नहीं चलने वाला है। बिकॉज़ एट द एंड ये सेवंथ हाउस, D9 का सेवंथ हाउस, इनसे ये प्रभावित नहीं है संबंध। ये प्रभावित है उपपद लग्न से। ऊर्जाएँ कैसी हैं? जस्ट उसको बढ़ाना है, उसको आगे लेके चलना है। तो अगर इसमें हम बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत समय देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये संबंध हमें कहीं बहुत ऊँची स्थितियों में या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन के ऊपर ले जाने वाला है। तो आपको किन प्लैनेटों के ऊपर अपना ध्यान रखना चाहिए? सूर्य पे, मंगल पे, दशाज़ में भी सूर्य, मंगल की दशा, इनके नक्षत्रों में बैठे प्लैनेट की दशा, और कौन से प्लैनेटों से बचना है? शनि से बचना है, जुपिटर से बचना है। और शनि और जुपिटर मंगल से एक ऐसा संबंध रखते हैं जिसमें वो उसका विरोध करने की कोशिश करते हैं। आप कहेंगे कि भाई डिस्कशन कर लो, बातचीत कर लो। ना भाई, बातचीतों से यहाँ काम नहीं बनेगा। तब फैमिली ऑफ द पर्सन कैसी हो सकती है? वेल, फैमिली मुझे थोड़ी-सी स्टेबल, थोड़ी-सी बैलेंस्ड दिखाई देती है। तो इन-लॉज़ तो हो सकते हैं आपके बैलेंस्ड आपको मिल जाएँ, स्टेबल मिल जाएँ, बट व्हेन कम्स टू पर्सन, पर्सन के अंदर बहुत जल्दी बहुत जल्दी चीज़ों को बदल देने की इच्छा है। ट्रांसफ़ॉर्मेशन करना, हर चीज़ में ट्रांसफ़ॉर्मेशन। इनके साथ आफ्टर द मैरिज ऑल्सो जस्ट कि आपकी फ़ैमिली में आएँगे, आपके घर के अंदर आएँगे, उसमें भी सब कुछ को बदल देंगे। ये चीज़ यहाँ सही नहीं है, वो चीज़ वहाँ सही नहीं है, वो चीज़ वो ऐसे सही नहीं है। ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लुक्स एंड ऑल में मेष के अंदर अट्रैक्टिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ फायर जो है वो आपको पुल करती है। फायर का वो पुल आपको देखने को मिलेगा, और उसमें भी क्वाइट पॉसिबल है कि आपको आईज़ बहुत एक्सप्रेसिव दिखाई दें, हेयर्स जो हैं, बाल जो हैं वो बहुत मतलब कर्ली बाल हो सकते हैं। इट द दैट द पॉसिबिलिटी कि इसके अंदर आपको कर्ली बाल जो हैं वो दिखाई दे सकते हैं। एंड स्पाउस को हाइट एंड ऑल के बारे में, शनि यहाँ नीच का होता है, तो हाइट अगर मीडियम से अपर भी दे दी, तब भी उसमें कोई ऐसी समस्या ज़रूर देगा कि शनि की वीकनेस उसके अंदर झलकेगी। या तो पैरों में कोई इश्यू हो सकता है, नर्व रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है, कुछ ऐसा होगा कि भाई हाइट तो है, बट वो जो हाइट का पुल है, वो पुल ना होके एक समस्या बन गया। कई बार होता है कि आपकी हाइट से अपर दे दी, या वो डिसबैलेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे एज गैप होना, डिसबैलेंस आ जाना, ये जब बन सकता है जब प्लैनेट आपके अनुसार फ़ॉर्म नहीं कर रहे या वर्क नहीं कर रहे। अगर वर्क आपके अनुसार कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या यहाँ आनी चाहिए। आप अगर अपने नवमांश कुंडली को देखेंगे तो मंगल 7th हाउस से कहीं न कहीं लिंक होगा। 7th हाउस से या फिर लगन से लिंक होगा, और आपके स्पाउस के चार्ट में क्वाइट पॉसिबल है कि मंगल की ही राइज़िंग आपको देखने को मिल जाए, या मंगल आत्मकारक देखने को मिल जाए। तो कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपको मंगल की ऊर्जाओं से कनेक्ट करा रहा है। अगर मैनिफेस्ट करना है किसी संबंध को, तो मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन, और वो भी लॉर्ड हनुमान जी के टेम्पल में और लॉर्ड रामा के टेम्पल में, इनमें आपको कंटिन्यूअस जाना चाहिए ताकि आप अपने उपपद लग्न को बैलेंस रख पाएँ। अगर ये काम नहीं रहेगा संबंध, तो फिर ये बहुत खतरनाक बन जाते हैं, बिकॉज़ इस राशि के अंदर जो नक्षत्र हैं उसमें उसके स्टार्टिंग केतु से है, सेपरेशन, तो उसका हमें ध्यान रखना है। अगर ये वृषभ में हो कि भाई मेरा तो उपपद लग्न जो है वो टॉरस में आ गया है, यूएल टॉरस में आ गया है, तो टॉरस अब आपके संबंधों को चलाएगी। टॉरस आपको बताएगी कैसा पर्सन आपको मिलेगा, कैसे उसके लुक्स होंगे, फैमिली कैसी हो सकती है, फाइनेंस एंड ऑल के अंदर क्या विशेष व्यवस्था रहेगी। टॉरस की आप एक विशेषता जानते हैं? टॉरस जो है स्टेबल ज़ोडिएक साइन है। जो स्टेबिलिटी आती है ज़ोडिएक बेल्ट में, वो टॉरस के बाद आती है। मेष में मूवमेंट है, चेंजेज़ हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। टॉरस स्टेबल होने लगी है, और मैरिज आपको क्या करती है? आपको स्टेबल लाइफ़ दे देती है। स्टेबिलिटी आपके जीवन के अंदर आ जाती है। इसीलिए इस राशि के अंदर चंद्रमा उच्च के होते हैं। तो अगर आप कलर की बात, कॉम्प्लेक्शन की बात, या फिर लुक्स की बात करें, तो चंद्रमा का लुक जस्ट लाइक बहुत भयानक पुल है चंद्रमा का। तो लुक्स में तो करिश्मेटिक एनर्जीज़, पुल, कॉम्प्लेक्शन सब में आपको व्हाइटिश ज़्यादा, या फिर उनका पुल जो है वो ऐसा होगा कि कॉम्प्लेक्शन कोई भी हो, लेकिन उनका पुल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पुल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ही देखने को मिलेगा। चंद्रमा यहाँ पे एक्सल्ट करते हैं, पावरफुल होते हैं। चंद्रमा को ये राशि जो है मजबूती प्रदान करती है। इमोशंस के अंदर स्टेबिलिटी आती है। यहाँ पे पर्सन जो मिल रहा है आपको, स्टेबल पर्सन मिला है। एक फैमिली मैन टाइप का पर्सन जो है वो इस राशि के अंदर हमेशा, हमेशा, हमेशा बना रहता है। ये वीनस की ऊर्जाएँ हैं। तो ऐसा पर्सन जो कि क्रिएटिविटी को अपने अंदर रखता है, ड्रामेटिक एक्सप्रेशन रखता है, क्रिएटिविटी रखता है, किसी ड्रामा, म्यूज़िक, पेंटिंग, डांस, क्रिएटिव फ़ील्ड, इनसे कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। कई बार डिजिटल सर्विसेज़ से, किसी पब्लिक मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर है। ऐसा पर्सन यहाँ पे देखने को बहुत, बहुत, बहुत आसानी से मिल सकता है।
कॉज ये टॉरस है, तो आई थिंक सारे एफर्ट ये स्वयं ही देता है। टॉरस के अंदर जब भी उपपद लगन आती है, या तो पर्सन जो है वो मैरिज के टुवर्ड एफर्ट बहुत ज्यादा देने लग जाता है, या फिर उसका स्वयं का जो उसका पर्सन है, उसका स्पाउस है, वो आपको मैरिज के टुवर्ड एफर्ट बहुत ज्यादा हुआ देता हुआ दिखाई देगा। इनको ऐसा महसूस होता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के शोल्डर्स के ऊपर आ गई है। कॉज उपपद लग्न टॉरस में है, तो अब लग रहा है कि भाई मैरिज की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही शोल्डर पे है, मैं ही हूं जो इसको बना सकता हूँ। ऐसा यहाँ पे हमें महसूस हो सकता है। नाउ टॉरस कॉज अर्थ एलिमेंट की राशि है। इस राशि के अंदर एक प्लैनेट जो है वो एक्सल्टेड करता है, दैट इज प्लैनेट मून, जिनकी और किसी प्लैनेट के साथ ना कोई शत्रुता है, ना कोई एनिमिटी है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बहुत बड़े चैलेंजेस रिलेशन या संबंधों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बट प्रैक्टिकल आउटलुक आपका हमेशा होना चाहिए। आप मेष की तरह नहीं चल सकते कि आज आप यहाँ जा रहे हैं, कल आप वहाँ जा रहे हैं, कल आप वहाँ सर्च कर रहे हैं। ऐसा ये राशि नहीं है। ये राशि समय लेती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इनको समय। अगर किसी पर्सन को आपके अंदर फैमिली मैन नहीं दिखाई दिया, या आपको आपके पर्सन के अंदर वो फैमिली मैन नहीं दिखाई दिया, सो देन दिस राशि जो है वो एक्टिवेट नहीं होगी। फिर वो जो रिलेशन है वो मैरिज में टर्न होने की संभावना है उपपद लग्न से बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी। तो इस उपपद लग्न को अगर एक्टिवेट करना है तो कैसे हम उस कर सकते हैं, कैसे इसे मैनिफेस्ट किया जा सकता है? वेल, वीनस को मून से आपको कनेक्ट करना होगा मंडे के दिन, इवनिंग के टाइम में या नाइट के टाइम में। पॉसिबल हो पाए तो नाइट के टाइम में अराउंड 2 या 3 बजे के आसपास का जो समय है वो पूर्ण चंद्रमा का जो समय है वो लेट नाइट का है। 12 बजे के आसपास तक का समय जो है वो राहु का है, मिड नाइट का, और उसके बाद का जो समय है वो प्लैनेट मून का आता है। तो ब्रह्म मुहूर्त के आसपास जो जगने की व्यवस्था है वो मून को किसी न किसी तरह से एक्टिवेट करने की व्यवस्था है। तो मंडे के दिन एंड फ्राइडे के दिन क्वाइट कोशिश करिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त के आसपास जग पाएं। अराउंड 3 बजे 2 बजे के आसपास आप जगें, और उस समय लक्ष्मी जी के मंत्रास को करना, लक्ष्मी जी की पूजा करना, वर्शिप लक्ष्मी जी को करना इज रियली हेल्पफुल टू चैनलाइज द उपपद लग्न। और उपपद लग्न एक बार चैनलाइज हो जाएगी तो एक स्टेबल संबंध आपको मिलेगा। जो ये बार बार भगना है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। बिकॉज इस राशि के अंदर चंद्रमा उच्च का होता है। चंद्रमा जो है इमोशंस का प्लैनेट है। अगर आपके 2 4 संबंध बिगड़े तो इमोशंस ऐसे बिगड़ेंगे कि फिर मैरिज को रिलेशन में बदलने की इच्छा ही, जो रिलेशन को मैरिज एंड ऑल की जो इच्छा है वो डंप होने लग जाएंगी। द पर्सन की भाई प्रपोजल तो बहुत है, बट अब मैं मेरी इच्छा नहीं रही। तो उसका जो कारण है वो ये है कि आपने उस प्लैनेट को डिस्टर्ब कर दिया, उस व्यवस्था को डिस्टर्ब कर दिया। तो यहाँ पे ये एक एक वे है जानने का कैसा पर्सन हमें मिल सकता है। सामने वाली फैमिली जो है वो बिजनेस के अंदर हो सकती है। आपका पर्सन तो स्टेबल पर्सन है, एक ऐसा पर्सन जो कि इमोशंस को वैल्यू करता है, जो कि आप कहिए कि प्रैक्टिकल माइंडसेट को लेके चलता है। इज नॉट कि आपको चीट करना, ट्रिक करना एंड ऑल, वो उसकी इच्छाओं में नहीं है। लेकिन जो फैमिली है वो आपको इमोशंस को वैल्यू कम करती हुई, इन लॉज की मैं बात कर रहा हूँ, और वो बिजनेस को, उन्हें क्या मिल रहा है इसको वैल्यू बहुत करेगी। तो यहाँ पर अगर रिलेशन बनते हैं तो उनके लिए फिर इन लॉज से संबंध, आप ये समझिए कि अगर संबंध विदाउट द अरेंज मैरिज के अलावा जो संबंध है वो बने हैं, तो इन लॉज की परमिशन एंड ऑल का मिलना थोड़ा थोड़ा यहाँ थोड़ा क्या, आप जब तक आप फाइनेंस में बहुत अच्छा नहीं कर रहे, प्रोफेशन में बहुत अच्छा नहीं कर रहे, तब तक तो मिलना नामुमकिन है। अगर आप कर रहे हैं, उनको कोई हित दिखता है, तभी वो आपको देंगे। इसमें इमोशंस नहीं है। जैसे मेष में इमोशंस थे, इसमें वो नहीं मिल पाएंगे। आपकी नवमांश कुंडली का 7th हाउस लगन पे वीनस का इफेक्ट हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है, और आपके स्पाउस के चार्ट के अंदर भी आत्म कारक, दारा कारक कोई ऐसा प्लैनेट, स्पेशल प्लैनेट होगा, लगन के ऊपर वीनस का इम्पैक्ट होगा ही होगा। तभी तो उसके वो लुक्स आ रहे हैं ना निखर के। अगर यही जेमिनाई में हूँ, मिथुन में हूँ, तो वेल, मिथुन वो राशि है जहां से एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है जोडियक बेल्ट में। अगर आप मेष को देखें, वृषभ को देखें, तो इनके अंदर जो इनके चिन्ह हैं उनके अंदर जानवर ऊर्जाएं ज्यादा हैं। मनुष्य की ऊर्जाएं जो है वो जेमिनाई से निकलती है। द्वैध जोडियक साइन है, डुअल जोडियक साइन है। और डुअल जोडियक साइंस को लेके एस्ट्रोलॉजी में मैरिज के रिगार्डिंग एक स्पेशल और एक सिंपल फंडा है कि दे सिग्निफाइज डबल डबल डबल, हर चीज के अंदर डुअलिटी लेके आता है, डिलेमास को लेके आता है। कॉज आपका उपपद लग्न मिथुन में आया है, मतलब है कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है जो आप अपनी मैरिज से देखते हैं। कई पर्सन होते हैं कि भाई मैरिज से क्या आएगा, वेल्थ आएगी क्या, लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में देखते हैं कि मेरी पूरी फैमिली चेंज हो जाएगी, पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा, प्रोफेशन, जॉब, वेल्थ, फाइनेंस, हर जगह जो चेंजेस हैं वो मुझे देखने को मिलेंगे, और मैं लाइफ में एक बेटर ह्यूमन, एक रिफाइंड पर्सन जो है वो बन पाऊंगा। ये आपकी बेसिक डिमांड है आपकी मैरिज से। बिकॉज ये मिथुन के अंदर है, तो आप ये समझिए कि बुद्धि की ऊर्जाएं तो आपके पर्सन के अंदर देखने को मिलेंगी।
और ये बुद्धि की वो ऊर्जा है जो थोड़ी सी पॉजेसिव है, थोड़ी सी ऑब्सेसिव है। तो एक बार संबंध बनने के बाद उनके चलाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा आपको मिथुन के अंदर देखने को मिलेंगी। एंड द फिजिकल अट्रैक्शन, नॉट द इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन, ये अट्रैक्शन अगर आप ये चीजें आप ले आए संबंध में, तो संबंध बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। आपको लाना क्या था? फिजिकल अट्रैक्शन। कॉज इस राशि की बेसिक नीड है फिजिकल अट्रैक्शन। पुरुष और स्त्री दोनों ये चिन्ह जो है इस राशि के अंदर उपस्थित है। तो फिजिकल अट्रैक्शन से जो संबंध बनेंगे वो लंबे समय तक चलने वाले, और क्वाइट पॉसिबल है कि एक दो संबंध ही, मतलब उसमें आपको बार 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 वो रिपीटेटिव फेज में नहीं चलाना होगा कि बस उसके अंदर हम लगे हुए हैं। तो फर्स्ट बना, सेकंड बना, वही क्वाइट पॉसिबल है कि मैरिज में टर्न होने की व्यवस्था बना लें। मिथुन राशि वो राशि है जहां से राहु का अभ्युदय होता है। राहु का जो नक्षत्र है आद्रा, वो इसी यहीं यहीं से ही उसका उदय है, मिथुन से। तो एयर एलिमेंट की राशि है, मीन्स एक्सपेक्टेशंस तो पर्सन की काफी ज्यादा है। और पर्सन बिजनेस माइंड वो रखता है, वो बिजनेस माइंडेड पर्सन है। वो अपना हित, अपना प्रॉफिट देख के चल रहा है। जैसे आप चाह रहे हैं ना कि आपकी मैरिज होते ही आपके जीवन के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आए, ऐसा ही सामने वाला पर्सन भी मान के बैठा है। तो उसको जब तक आप उसकी कोई नीड कंप्लीट कर रहे हैं तब तक संबंध चलने की पूर्ण पूर्ण संभावना है। इस राशि के अंदर कोई एक्सल्टेड, कोई डेबिलिटेटेड ऐसी व्यवस्थाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। बट राहु का इस राशि में होना इंडिकेट करता है कि कम्युनिकेशन टू द पार, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन आपको आपके स्पाउस के साथ देखने को मिल सकता है, या योर योर स्पाउस थोड़ा डिप्लोमेटिक टाइप का पर्सन, डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी। तो अगर बार बार देखने को मिल रही है और आप कह रहे हैं कि भाई नहीं, इसके बाद थर्ड, इसके बाद फोर्थ, तो वो नहीं है, बिकॉज वो एक पैटर्न है जो सेट है इस रिलेशन में। बुद्धि की दशाएं हेल्प करेंगी। राहु की दशाएं मैरिज मैच मेकिंग इनमें हेल्प कर सकती है। और कई कई बार आपको देखने को भी मिलेगा चार्ट्स में कि मैरिज के एज के अराउंड बुद्धि या फिर राहु की दशाएं आ गई हैं। द रीजन इज कि मैरिज पे जेमिनाई का बहुत 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 गहरा इन्फ्लुएंस है। नाउ आपके नवमांश कुंडली में भी सेवंथ हाउस या लगन पे या तो वर्गो या पाइसेस, जेमिना ऐसी राशियां देखने को मिल सकती हैं। बुध आपको कहीं ना कहीं सेवंथ हाउस से टच करता हुआ मिलेगा। आपके स्पाउस का जो एटीट्यूड है, जो उसकी पर्सनालिटी है, उसमें बुद्ध के गुण ज्यादा हैं। तो ओवल फेस हो सकता है, थोड़ा राउंड फेस हो सकता है, थोड़ा डिप्लोमेटिक पर्सन आपको देखने को मिल सकता है। एक ऐसा पर्सन जो कि मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी या फिर किसी भी आ, कहिए ट्रेडिंग का साइंस, ऐसा साइंस जो कि फाइनेंस को लेके आता है, जो कि एक डिफरेंट लैंग्वेज पे आपकी पकड़ देता है। एस्ट्रोलॉजी भी डिवाइन जो मैसेजेस हैं उनको पढ़ने का एक तरीका है। तो भाषाओं पे पकड़, कई भाषाओं को जानने वाला भाषाविद, ऐसे लोग आपको आपके संबंधों में देखने को मिल सकते हैं। द फैमिली, जो फैमिली है वो ज्यादा इमोशनल है। ये अजीब बात है कि उसकी जो फैमिली है वो इमोशनल ज्यादा है, और अगर आप इमोशनल सप्लाई आप करते रहे आपके पार्टनर को, आपके स्पाउस को, तो ठीक रहेगा संबंध। अगर आपने इमोशंस देने बंद कर दिए और आप भी बिजनेसमैन बन गए, तब फिर संबंध में समस्याएं आने की संभावनाएं एक लिमिट से ऊपर हो जाती है। आपके सामने वाला पर्सन जो है उसकी फैमिली में निश्चित रूप से हो सकता है फीमेल्स की संख्या ज्यादा हो। क्वाइट पॉसिबल है कि फीमेल्स की संख्या ज्यादा होने के साथ साथ फीमेल डोमिनेट करती हूँ फैमिली को। कई बार होता है फीमेल लाइक डोमिनेट कर रही है, वो यहाँ देखने को मिल सकता है। सो ये ऊर्जाएं हैं जो आपके मैरिज लाइफ को थोड़ा स्पेशल बनाती है। जैसे मैंने शुरू में कहा, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन आपको चाहिए, और आपको पता होना चाहिए क्या आपको स्पाउस को देना है, द इमोशंस। क्योंकि ये राशियां वो राशियां हैं जो कि डुअल जोडिएक साइंस में आती है। इनके अंदर डिलेमा देखने को मिलता है ऑल द टाइम। तो डिलेमा में बिल्कुल नहीं आना है, कोई भी डायलेमा हमें हेल्प नहीं करेगा, और सामने वाले का डबल फेस है, इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना है। नहीं करेंगे तो फिर वो डिस्प्यूट, फाइट एंड ऑल, वो फिर अपने आप ही मैरिज में समस्याओं का कारण बन सकता है। बिजनेस को हो सके तो पहले ही संबंध में ले आइए। बिजनेस लाइक किसी पार्टनरशिप में अपने स्पाउस को, पार्टनर को एक एक पार्टनर ही बना लिया आपने, भाई एक पार्टनर हो और एक पार्टनर बन के संबंध को चलाते हैं या किसी बिजनेस को चलाते हैं। कई बार होता है यूल सी कि मैरिज के बाद द पर्सन जस्ट या तो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उतर आए, दोनों एक साथ सोशल मीडिया पे आ गए, यूट्यूब, इंस्टा, कहीं पे भी, या किसी बिजनेस को ओपन कर लिया। आपको बहुत लोग देखने को मिलेंगे और उनकी मैरिज चल जाती है बिकॉज अब उन्होंने उसके अंदर पार्टनरशिप को इंक्लूड कर लिया है, बिजनेस को इंक्लूड कर लिया है। तो जो अब तक समस्या थी वो समस्या अब कहीं ना कहीं उनके लिए गेन बन गई है। तो ये हम काम कर सकते हैं। अगर यही कर्क में आ जाए कि साहब मेरा तो उपपद लग्न जो है वो कर्क राशि में आ गया है, तो कर्क कैसी राशि है? कर्क से इमोशंस का फ्लो स्टार्ट होता है। सारे इमोशंस ऐसे समझिए कर्क ने टैप करके रख रखे हैं। वाटर तत्व की राशि है, जल तत्व की राशि है, और जल के अंदर फ्लो आपको बहुत देखने को मिलेगा।
बहुत तेजी से, बहुत तेज इनके इमोशनल फ्लो आते हैं। अगर इसके अंदर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो थोड़ी चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अगर मंगल कर्क में आ गया तो वो नीच का इसीलिए होता है बिकॉज मंगल मीन्स एनर्जी, कर्क मीन्स फ्लो। एनर्जी का ऐसा फ्लो आएगा कि वो हर डायरेक्शन में फ्लो करेगी और फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ऐसे प्लैनेट चाहिए जो कि स्टेबल प्लैनेट हो, जैसे वीनस या मून अगर आपके उपपद लग्न कर्क है और उसमें बैठे हुए हैं तो मतलब है कि पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो अपने इमोशंस को चैनलाइज कर लेगा। अगर यहाँ नहीं है तो फिर उसके इमोशंस को चैनलाइज करना संबंध में सबसे बड़ी समस्या रहती है। कॉज ये कर्क है तो जब भी स्पाउस की बात होगी, पार्टनर की बात होगी, तो आप अपने अंदर इमोशंस का फ्लो महसूस करेंगे कि इमोशंस एकदम से ड्राइव कर रहे हैं मुझे। और कई बार पर्सन इमोशंस में बहके, आपने कोई वीक पर्सन देखा, कोई सैड पर्सन देखा, आपके अंदर से इमोशंस जागे और यू जस्ट, आप उस पर्सन की तरफ हैंड ऑफ सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं, आप उसे सपोर्ट देना चाह रहे हैं, और वही सपोर्ट फिर बाद में मैरिज की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर ऐसे संबंध बहुत देखने को मिलेंगे जिसमें पर्सन ने शुरू में किसी की दूसरे की हेल्प करी और फिर वो संबंध जो है वो मैरिज की तरफ गया। अगर खुद लेके आएंगे तो एजुकेशन साइड से, इंस्टीट्यूट से ही, वहीं से ही कोई संबंध बना लिया। ये वो राशि है जिसमें गुरु उच्च के होते हैं और मंगल जो है वो नीच का होता है। तो गुरु का उच्च का होना है मतलब आपको बहुत 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 स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल कनेक्ट आपके पर्सन के साथ देखने को मिलेगा। एजुकेशन उन्हें लिंक करेगी, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मिलना, सोशल सेरेमनीज में मिलना, या अपने पार्टनर के टुवर्ड एक एक चाइल्ड की तरह देखना कि इसको आपको सपोर्ट करना है, ऑल द टाइम प्रोटेक्ट करना है, ये आप महसूस करेंगे। तो इमोशनल कनेक्ट, इंटेलेक्चुअल कनेक्ट बहुत स्ट्रांग आपको देखने को मिलेगा। ना इस राशि के अंदर कॉज मंगल नीचे होते हैं तो मंगल बहुत बड़ी समस्याओं के कारण बन जाते हैं। एनर्जीज अगर एक बार चैनलाइज नहीं हुई तो आप ये समझ लीजिए फिर उस संबंध का चल पाना हाथों में नहीं है। अगर ये डिस्कशन से निकल गया संबंध के साथ, आप डिस्कस ही नहीं करेंगे, हमारा मानना है कि हम डिस्कस करेंगे ही नहीं, फिर समस्याएं और बढ़ सकती हैं, इंक्रीज हो सकती हैं। इस राशि के अंदर कॉज मंगल आपको नीच के दिखाई देंगे, यहाँ पे डिस्कशन से चलना चाहिए और चीज़ों को समय रहते हुए सही करने की कोशिश करनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप उसके अंदर कहेंगे कि भाई जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, उतना हम समस्याओं में गिरेंगे। हमें जल्दबाजी इस राशि के अंदर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस राशि से नेक्स्ट जो है वो है लियो। इसका मतलब है इन लॉज आपको काफी स्ट्रांग देखने को मिलेंगे। एंड ये वो राशि है जिसमें अगर आपकी उपपद लगन आ गई तो टर्निंग द रिलेशन टू मैरिज काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। उसमें एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कॉज या तो आपका पर्सन ऐसा है जिसने खुद ने फैमिली में ट्रॉमास फेस करे हैं, या आपका पर्सन ऐसा है जिसने बहुत ज्यादा स्ट्रेस को महसूस करा है, शुरू से ही पीड़ित है, या आपका पर्सन ऐसा है जो कि अपने फैमिली से भयभीत है, डरा हुआ है। तो इन लॉज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। और ये गंडांत है, कर्क से सिंह एक गंडांत है, और इस गंडांत का मतलब है कि इन लॉज से मिलने के बाद या उसके उनके मिलने के अराउंड पर्सन जो है काफी नर्वस महसूस करता है, और वो एक रीजन ऑफ स्ट्रेस बन जाता है कि भाई इस संबंध को चलाने में तो यही एक समस्या के कारण बन गए। लेकिन अट्रैक्टिव एनर्जीज, कर्क की अट्रैक्टिव एनर्जीज ऐसी हैं जैसे जैसे आपको पुल कर लेंगी, और बहुत भयानक सिक्योरिटी सिस्टम होता है इनका। ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, या तो आप इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे ऑल द टाइम, या ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, और यही वो चीज़ है जो आपके संबंध को चला सकती है। अगर आपने इसमें इफ और बट करा या कोई और चीज लाई, देखिए हर संबंध में एक इक्वेशन बनती है, एवरी कनेक्शन में एक इक्वेशन होती है, कोई भी संबंध हो। जैसे फादर के साथ आपके संबंध है तो वो इक्वेशन है कि चाइल्ड और फादर की, गुरु के साथ आपके संबंध है गुरु और चाइल्ड की। अगर वो इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाए कि मैं गुरु को गुरु नहीं मानता, पर्सन ने एक ही बात कही है कि मैं गुरु को गुरु नहीं मानता, आई एम जस्ट नॉट टेकिंग माई टीचर लाइक माई टीचर एज माई टीचर, मैं फादर को फादर की तरह नहीं लेता, तब वो संबंध नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है कि आपका स्पाउस आपको या तो सिक्योरिटी सिस्टम दे रहा है या आप उसे सिक्योरिटी सिस्टम दे रहे हैं। अगर वो एक बार ब्रेक होता है तब संबंध चलने में सबसे ज्यादा स्ट्रेस, दिक्कतें हमें देखने को मिलेंगे। आपके सामने वाले पर्सन के चार्ट में चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मून या तो राइजिंग का स्वामी है, राइजिंग को देख रहा है, या फिर नवमांश कुंडली में, आपकी नवमांश कुंडली में सेवंथ हाउस में या तो टॉरस है या स्कॉर्पियो है या कुछ ऐसा है जो कि चंद्रमा से लिंक करता है। चंद्रमा का इन्फ्लुएंस सेवंथ हाउस ऑफ द D9 चार्ट, लगन ऑफ द D9 चार्ट पे आपको विजुअल होगा, देखने को मिलेगा। ये आपके चार्ट की बात है। अगर हम बात करें सिंह की, कि साहब मेरा तो यूएल जो है उपद लग्न वो सिंह में है, तो सिंह के बारे में आप जैसे ही सिंह नाम लेते हैं, इट मीन्स थोड़ा डोमिनेंस की बात है, थोड़ा प्रैक्टिकल होने की बात है, थोड़ा असर्टिव होने की बात है।
तो सिंह में उपद लग्न आना, हमने माइंड में एक पिक्चर बना लिया है कि मैरिज के अंदर सिंह की ऊर्जाएं, सूर्य की ऊर्जाएं काफी देखने को मिलने वाली है। एंड सूर्य को एक पापी प्लैनेट, एक मैलेफिक प्लैनेट मैरिज के संबंध में नहीं माना जाता। सूर्य वो प्लैनेट है जो आपको मैरिज की तरफ प्रोत्साहित करते हैं, आगे लेके जाते हैं। लेकिन कॉज सूर्य के साथ, खुद के साथ बहुत समस्याएं हैं इन द मैरिज। सूर्य के साथ काफी समस्याएं हुई हैं मैरिज के अंदर, और वो समस्याएं दिखाती हैं कि यहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो मेन रीजन बनेगा चीजों को कॉम्प्लेक्स करने का। फैमिली स्ट्रक्चर में अगर आप रिलेशन को, मैरिज एंड ऑल की बात कर रहे हैं, हो सकता है इन लॉज के साथ, या इन लॉज आपको बहुत ज्यादा ऐसे दिखाई दे कि यार ये हमेशा ही परफेक्शन मांगते हैं। मैं जॉब में इतना अच्छा कर रहा हूँ और वो कहेंगे और अच्छा करो, वेल्थ में आपके अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करो, तो उनकी वो जो भूख है वो खत्म नहीं होती यहाँ पे। फैमिली स्ट्रक्चर में मैरिज से परेशानी आएंगी या नहीं आएंगी, ये कंसर्न बनते हैं कि फैमिली स्ट्रक्चर तो नहीं बिगड़ जाएगा। कम्स टू द पर्सन, पर्सन एग्रेसिव या डोमिनेंट आप कह सकते हैं, एक ऐसा पर्सन जो कि थोड़ा डोमिनेंट है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागता नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेता है। जैसे एक राजा होता है ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेगा, भाई डोमिनेंट है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है, काम करता है। तो अच्छी ऊर्जाएं आपको देखने को मिलेंगी, कोई मैलेफिक ऊर्जाएं नहीं है। आंखें, आईज जो हैं उनके ऊपर सूर्य का सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है। तो अगर ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपके स्पाउस के चार्ट में या आपके स्पाउस के अंदर आईज जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव आंखें आपको देखने को मिलेंगी, ब्रॉड शोल्डर्स आपको देखने को मिलेंगे, अपर बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा, उसका पुल बहुत स्ट्रांग होगा अपर बॉडी का। फेस एंड ऑल के अंदर सिंह की ऊर्जाएं, सूर्य की ऊर्जाएं, जो शार्प कट्स होते हैं वो सूर्य के पास है। दैट जॉ लाइन का जो शार्प जॉ लाइन एंड ऑल का जो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है, दैट इज विद प्लैनेट सूर्य। लेकिन बालों में कोई हेयर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, दैट जस्ट सूर्य के साथ ये एक और समस्या है कि सूर्य को हेयर रिलेटेड कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव है, या तो कर्ली हेयर दे देता है या फिर हेयर्स में इशू दे देता है। तो अगर ये सूर्य अच्छा नहीं चल रहा है और मैरिज को समझना है कि भाई ये कैसी जाएगी, तो आप अपने स्पाउस के चार्ट में देखने से पहले उसकी पर्सनैलिटी को देख लीजिए। ये कहीं ऐसा पर्सन तो नहीं है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता और ऑल द टाइम डोमिनेंस की बात करता है। कहीं इसको हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, बोन रिलेटेड इश्यूज तो नहीं है, आई साइट वीक तो नहीं है, चश्मा तो बहुत अर्ली एजेस से नहीं लगाना शुरू कर दिया, लेंसेज का यूज तो नहीं करता। और लेंसेज का पॉजिटिव यूज है कि भाई अट्रैक्टिव दिखने के लिए करता है। अगर अट्रैक्टिव के लिए है तो ठीक है, बट अगर लेंसेज का यूज करना या चश्मे का यूज करना है तो वो एक समस्या का रीजन या इंडिकेशन हो सकता है कि मैरिज एंड ऑल के बाद कुछ समस्याएं सूर्य से आ सकती हैं। तो ये सूर्य की एक ऊर्जा है जो आपको चार्ट में देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैरिज को बहुत सही तरीके से चलाने की कोशिश करनी चाहिए। और सही तरीके से चलाने का मतलब है कि आपको ज्यादा एफर्ट, इनिशिएटिव्स लगाने होंगे। बिकॉज सिंह तो आपका स्पाउस हुआ, उनकी फैमिली वोगो से रिप्रेजेंट हो रही है। इसका मतलब है कि उनकी फैमिली जो है वो परफेक्शन चाहती है ऑल द टाइम। ऑल द टाइम परफेक्शन ला के दो, ये कर रहे हो इसको और अच्छा करो, वो कर रहे हो उसको और अच्छा करो, और ये आपको पसंद नहीं आएगा। तो ऑल द टाइम अगर परफेक्शन 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 माइंड में है तो उससे आपको बचना चाहिए, तब फिर बचना चाहिए। इस राशि के अंदर शनि के विरोध करने की एक इच्छा है, लेकिन लाइक अगर हम लियो को लगन बनाएं तो सेवंथ हाउस में एक्वेरियस आएगा। इसका मतलब ये शनि के साथ संतुलन बना के चलने वाले लोग। तो यहाँ पर ऐसे लोग आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि अपने प्रोफेशन से बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा लिंक लो, और कितना भी अच्छा वो जॉब में कर रहे हो बट फिर भी उन्हें एक फियर प्रोफेशन में, जॉब में हमेशा लगता रहेगा। कई बार संबंधों में बॉसेस की वजह से इश्यूज आते हैं कि साहब बॉस की वजह से आ गए, वो यहाँ से निकलते हैं, उनको फियर खत्म ही नहीं होता। तो ये एक रीजन है। अगर आपको ये नेगेटिव एनर्जी ज्यादा या नेगेटिव पॉइंट दिखाई दे रहे हैं कि भाई ये समस्याएं मुझे ज्यादा लगती हैं, तो वहां उस संबंध से बचिए। लेकिन आत्मीय संबंध, सोल के संबंध यहाँ बनते हैं, तो यहाँ बचना इस दाई के एक बार एंगेज हो गए तो ऐसा सोल का संबंध, कनेक्शन बनेगा कि फिर दूसरे तीसरे की तरफ जा नहीं पाओगे। तो इसको जब ही एक्टिवेट करना चाहिए जब यू आर 100% श्योर। अदरवाइज ये कार्मिक रिलेशन नहीं है, ये एक सोल रिलेशन है, और कार्मिक रिलेशन और इसमें फर्क है। ये ऐसा कनेक्ट है जिससे आप निकल नहीं सकते। जो आत्मीय संबंध आपको दिखते हैं वो सूर्य से ज्यादातर फ्रेम होते हैं। यहाँ पर ये रोल हो सकता है कि मैं कॉज ऑफ माय फैमिली, कॉज ऑफ फैमिली की इज्जत, कॉज ऑफ फादर मदर, ना नॉट मदर, फादर या अंकल, इनकी वजह से मैरिज में पुश हुआ हूँ, इनकी वजह से जाना चाहता हूँ। ये यहाँ पे हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल है। ओवरऑल अलाइनमेंट तो अच्छी है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव का हमें ध्यान रखना चाहिए। नेगेटिव पॉइंट
कन्या के अंदर यूएल का होना। कन्या मीन्स बुद्ध की ऊर्जाएं, बुद्ध की ऊर्जाएं मीन्स राजकुमार की ऊर्जाएं, ऐसी ऊर्जाएं जो कि सबसे यूनिक हैं, सबसे अलग हैं, सबसे हटके हैं, जॉली नेचर है, ऐसा नेचर है कि उनकी प्रेजेंस ही सब कुछ को सब कुछ को डिफरेंट कर देती है। वैसे तो द्वैध राशि है, डुअल जोडिएक साइन है, डिलेमास को रखती है, और कहीं ना कहीं सेवंथ हाउस पे ऊपर लग्न पे इसका इन्फ्लुएंस जो है वो एस्ट्रोलॉजर्स के लिए एक फियर का कारण बनता है, लाइक मैरिज में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि डिलेमास डबल साइड को रखता है। बट क्या ऐसा है? द थिंग इज कि ऐसा है क्या? एंड द है यहाँ पे वो पॉइंट है बुद्ध की ऊर्जाएं। बुध एक ऐसा प्लेनेट है जो कि बिना रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पावर को भोगना चाहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तुम संभालो, पावर मेरे पास छोड़ दो, मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ, ये एक सबसे बड़ी समस्या है इस राशि की। ये अकाउंटेबल नहीं होना चाहते किसी भी चीज के प्रति। तो अगर आप चाहते हैं मैरिज में, या आप सोच रहे हैं, कंसर्न हैं कि भाई मुझे इतने मैनिफेस्टेशन करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी जो पर्सन मिलता है, वाई द पर्सन जस्ट ऐसा है जो कि बार बार करेगा सब कुछ वही, और एंड द एंड आई एम नॉट अकाउंटेबल। मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ, मैं अपने अंदर चेंजेस को नहीं लाना चाहता। बुद्ध बहुत ज्यादा चेंजेस के बारे में, बहुत ज्यादा बदलाव एंड ऑल के बारे में बात नहीं करते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। जस्ट प्लैनेट बुद्ध हैं तो बुद्ध जैसे हैं, बातचीत में, डिस्कशन में इनका बहुत ज्यादा विश्वास उस समय नहीं रहता जब आप इन्हें अकाउंटेबल ठहराएंगे कि भाई अगर कोई समस्या है संबंध में तो आओ डिस्कस कर लेना। ये चाइल्ड की तरह, एक ऐसा बच्चा जो कि अपने ही अनुसार पूरे गेम प्लान को चलाना चाहता है। तो यहाँ पर आपकी सेइंग जो है, कंट्रोल जो है वो लिमिट में आने लगता है। और अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोलिंग बाय नेचर है, डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं सब कुछ को, तब यहाँ समस्याएं संबंधों में आ सकती हैं। अदरवाइज मुझे बहुत अच्छी ऊर्जाएं बुद्ध की जब दिखाई देती हैं, जब संबंध जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में बने, या अर्ली एजेस में बने, या ऐसे संबंध हो जो कि मैरिज की तरफ मूव कर जाएंगे, बिकॉज बुद्ध एक ऐसा प्लैनेट है जो इन कामों को कर सकता है। बुद्ध एक ऐसा प्लैनेट है जो अपनी दशा से पहले तो रिजल्ट देता है, सारे रिजल्ट शुरू में ही दे देता है कि बाद की बात तो बाद में करेंगे। तो एक अच्छा प्लैनेट आपको मिला है। अब आपके ऊपर है कि आप इसे डोमिनेंस से चलाते हैं या कि इंजॉय करते हैं इस चाइल्ड के सारे गेम्स को। अगर आप इंजॉय करेंगे सो दिस प्लैनेट विल गिव यू द मैक्सिमम हैप्पीनेस। अगर आप इसे कंट्रोल करेंगे तो ये प्लैनेट आपके लिए एक समस्या का कारण बन जाएगा। ये चंद्रमा जैसा प्लैनेट है, बड़ा चंचल चंचल बाय मन है, और बुद्धि को हर जगह लगाते हैं, तो परफेक्शन ऑल द टाइम चाहिए। आपके स्पाउस को हो सकता है परफेक्शन, ये चीज ऐसे नहीं, वो चीज वैसे नहीं, वो चीज ऐसे नहीं, ये बार 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 देखने को मिलेगा। एंड वॉगो में एक नक्षत्र दैट इज द हस्त, इसके अंदर चीटिंग की बहुत आदत है, तो यहाँ चीटिंग का फियर बहुत लगा रहता है, कहीं ऐसा ना हो संबंध में मेरे साथ धोखा हो जाए, कोई डील। इन्हें संबंध संबंध कम कॉर्पोरेट की डील ज्यादा महसूस होती है कि यहाँ लेना देना डीलिंग चल रही है, माइंड गेम्स हो रहे हैं। तो अगर अच्छे पे परफॉर्म करेगा तो आप अपने आप को एक युवराज पाएंगे जिसको अप्रिशिएट किया जाता है। और अगर ये बुरे पे परफॉर्म करेगा तो वो माइंड गेम्स, डीलिंग्स एंड ऑल बड़ी समस्या का कारण बन जाता है। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, हमें देख के चलना है किस तरफ से चलना है। वीनस यहाँ पे नीच के, तो वीनस मीन्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी एंड द लुक्स। कॉम्प्लेक्शन में अट्रैक्टिव कॉम्प्लेक्शन तो दिखाई देगा, लेकिन कॉम्प्लेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ फेस पे कोई मार्क, कोई निशान, कोई कट ऐसा महसूस हो सकता है कि भाई सारा स्ट्रक्चर एक इस पॉइंट ने बिगाड़ दिया। एंड द सेकंड इज बुद्ध उच्च के होते हैं, तो बुद्ध हैं आपको कम्युनिकेशन के उस्ताद, डिप्लोमेसी के उस्ताद, और ऐसी पर्सनालिटी जो कि माइंड गेम्स और उन चीज़ों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और फैमिली भी बिजनेस की तरफ है, ऐसा महसूस हो सकता है कि द फैमिली इज ऑल्सो इन द बिजनेस। सर्विस में भी अच्छा परफॉर्म करके आइए, लेकिन बिजनेस की तरफ जाने की इच्छा फैमिली की आफ्टर द बर्थ ऑफ योर स्पाउस जो है हुई है। तो कोई एक स्विच रहा है कि जॉब से बिजनेस की तरफ का आपके स्पाउस के परिवार में। अगर हम बात करें लिब्रा की, जैसे आप तुला आ गया, मेरा उपद लग्न तुला के अंदर है, अब बताइए तुला वो राशि जोडिएक की जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है संबंधों को चलाना। अगर मैं आपसे कहूंगा मैरिज की जांच करें किसी चार्ट में, फिर भी लाइक सब कुछ करने के बाद या सब कुछ करने से पहले आप तुला राशि को देखेंगे कि ये कितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। दिस द जोडिएक साइन ऑफ रिलेशन, संबंधों का जोडिएक साइन है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि आपका उपपद लग्न उसी में आ गया है, तो यहाँ संबंध चलाना मेरी बेसिक प्रायोरिटी बन जाती है। ये मेरी इच्छा है, मेरी प्रायोरिटी है, ये प्राथमिकता है मेरी। इस संबंध को रन करना, इस संबंध को चलाना कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं माइंड के अंदर सबसे ज्यादा बना रहता है। बिकॉज उपपद लग्न ने उसी राशि को चुना जो कि संबंधों की मूल राशि है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल पर्सन की जगह आप ज्यादा एफर्ट, इनिशिएटिव्स और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी संबंध को, रिलेशन को चलाने में। मैरिज की बातें बहुत अर्ली एजेस से स्टार्ट होने की इच्छा, मैरिज के ऊपर एक पूरी फिलोसॉफी, अगर आप ये बात करने पे आ जाएं तो ये मैरिज के ऊपर सारा आपको समझा देंगे कि ये रिलेशंस, व्यवस्थाएं, ये चलती कैसे हैं दुनिया में।
ओशो के चार्ट के अंदर सूर्य इज इन द 7th हाउस ऑफ द D9, लॉर्ड ऑफ द उपपद लग्न। पूरी दुनिया में ये जो संबंध चल रहे हैं, प्रेम संबंध, ये संबंध, वो संबंध, इनकी जानकारी इनके पास है। तो चीजों को समझने वाले, लेकिन इनका जो स्पाउस है वो भी लिब्रा जैसा है। वो बैलेंस कर सकता है, अपने भी एफर्ट डालता है तो एफर्ट सामने वाले तरफ से भी आएंगे। लेकिन ये राशि है एयर एलिमेंट की राशि। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है इस राशि की। अगर आप उनके एक्सपेक्टेशंस में खरे नहीं उतर पाए, उनके उनके एक्सपेक्टेशंस के अंदर, तो समस्या बन सकती है। यहाँ पे फाइनेंस की भी एक्सपेक्टेशन है, स्टेटस की भी एक्सपेक्टेशन है, और प्रोफेशन की एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा है। हो सकता है पहला दूसरा क्वेश्चन ही हो, जॉब क्या करते हो। इस राशि में शनि उच्च के होते हैं, सूर्य नीच के। तो सूर्य का नीच का होना है, ये इंडिकेट करता है कोई ना कोई पावर स्ट्रगल, पावर या डोमिनेंस की स्ट्रगल को। यहाँ डोमिनेंस पावर की स्ट्रगल अगर एक बार स्टार्ट होती है लिब्रा के अंदर, अगर आपका उपद लग्न है पार्टनर के साथ, तो फिर वो संबंध केवल और केवल ब्रेक में ही जाएगा। बिकॉज वो फिर रुकेगा नहीं। वो डोमिनोज इफेक्ट है कि भाई एक बार चला, अब चलता जाएगा। और लिब्रा में शनि जो है उच्च के होते हैं, प्रैक्टिकल होके चलेंगे, मैच्योर होके चलेंगे, और धीमे धीमे चलेंगे, शनै शनै चलेंगे, बहुत लंबा संबंध ले जाएंगे। और अगर ईगो या डोमिनेंस आ गया तो समस्या हो जाएगी। चार्ट में भी देखिएगा कहीं आपके शुक्र से पीछे सूर्य तो नहीं है, शुक्र से 12th में। D9 कुंडली आपके नवमांश कुंडली के सप्तम भाव या लगन पे शनि का शुक्र का रिजल्ट या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है वर्गो या पाइसेस में आ गया हो। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो शुक्र सप्तम भाव से कनेक्ट करेगा किसी ना किसी तरह से। 7th हाउस के अंदर कॉज शुक्र की एनर्जी है, तो कॉम्प्लेक्शन एंड ऑल में तो आप समझिए शुक्र शुक्र है। और हाइट भी मैचिंग की, जो मिसमैच नहीं दिखाई देगा। बट व्हेन कम्स टू द फेस एंड द लुक ऑफ द पर्सन, वहां पर कोई मिसमैच हो सकता है। आईज में कोई समस्या, बालों रिलेटेड, हेयर्स रिलेटेड कोई इशू, या फिर इस अपर जो स्कैल्प होता है यहाँ पर आपको कम बाल मिलना, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि हेयर्स पे या आईज पे एक समस्या को पिन पॉइंट करेगी। भाई ये जो चीज है ये मिसमैच का एक रीजन बनी है, ये यहाँ समस्या आई है। अगर इनके एटीट्यूड में आपको सूर्य दिखाई देता है तो थोड़ा बचना चाहिए। डोमिनेंस हम नहीं चलाएंगे, हम एफर्ट नहीं देंगे, पावर गेम आ रहा है, पावर की बैटल छिड़ गई है, तो फिर वो संबंध आप कोशिश भी कर लें तब भी नहीं कहीं जाएगा। पर अगर शनि दिखता है तो फिर मूल 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 तो हो सकता है कि वो मैरिज में टर्न हो ही जाए। फैमिली कैसी दिखाई देगी, फैमिली थोड़ी सस्पिशियस है। फैमिली को तो आप जानने की कोशिश भी मत करिएगा, इन लॉज ऐसे मिलेंगे थोड़े सस्पिशियस, उनके अंदर थोड़ी सीक्रेटिव सस्पिशियस हो जाए होंगे। फैमिली में कोई एस्ट्रोलॉजर तक हो सकता है, या इनका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो सकता है, ऐसा कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। ओवरऑल क्या ये व्यवस्था बहुत शानदार व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आई थिंक अच्छा इसे और बनाया जा सकता है। अगर आप मैनिफेस्टेशन करें तो इवनिंग के टाइम की तरफ कोई मैनिफेस्टेशन करना हमें लॉन्ग रन में हेल्पफुल हो सकता है और मैनिफेस्टिंग रिलेशन को बनाने में। तो ये कुछ काम है जो इस अलाइनमेंट पे आई थिंक किए जा सकते हैं और करने चाहिए। अगर उपपद लग्न का स्कॉर्पियो राशि के अंदर होना, वाले स्कॉर्पियो प्लैनेट मंगल की राशि है, और मंगल के पास दो राशियां हैं, एक अग्नि तत्व की, एक जल तत्व की। यहाँ पे आपको जल तत्व की राशि में आपका उपपद लग्न मिला है, मीन्स स्पाउस के अंदर वो जल तत्व जो है वो देखने को मिलेगा। स्कॉर्पियो का जल तत्व कैंसर और पाइसेस से डिफरेंट है। स्कॉर्पियो थोड़ा आपको बांधती है, कंट्रोल करती है, देन एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आता है। तो यहाँ पे मैरिज जो रोल प्ले करने वाली है, ये बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का रोल प्ले करने वाली है, जिसमें जीवन के अब तक की जो रियलिटीज हैं उनमें चेंज आएगा। स्कॉर्पियो के बाद जो राशि आती है दैट इज द सैज, वो गुरु की राशि है। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पर्सन अज्ञान से निकला और ज्ञान की तरफ गया, जुपिटर की तरफ गया। तो मैरिज एक ट्रांसफॉर्मेशन का, परिवर्तन का, चेंज का एक रोल जो है वो प्ले करती हुई आपको आपके जीवन के अंदर दिखाई देगी। बिकॉज इस राशि के अंदर प्लैनेट मून डेबिलिटेटेड होते हैं, नीच के होते हैं। तो मून का यहाँ नीच का होना मतलब है कि संबंधों के अंदर आपको थोड़ा ऑब्सेसिव होना, पॉसेसिव होना, वो एक स्केल से ज्यादा दिखाई देने वाला है। और ये हर संबंध के अंदर, उन संबंधों में मोस्टली जो कि रिलेशन मैरिज में टर्न होने की जिसमें पूरे पूरे चांसेस हैं, बिकॉज उपपद लग्न वही संबंध इंडिकेट करती है जो कि मैरिज में टर्न होंगे। जो मैरिज में टर्न नहीं होंगे उन्हें आप उपपद लग्न से मत देखिए, यूएल से उन्हें बिल्कुल भी मत देखिए। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन है, चेंज है, और पॉसेसिव ऑब्सेसिव होना एक स्केल से ज्यादा है। अब इसी राशि के अंदर द स्कॉर्पियो के अंदर आपको प्लैनेट मंगल की ऊर्जाएं भी तो देखने को मिलेंगी, और वो है थोड़ा हिडन में चलती है। दो तरह से
चीज़ों का सामना किया जाता है। द फर्स्ट इज मेष है, जो कि एग्रेसिव है, फ्रंट पे लड़ती है। एंड द सेकंड इज थोड़ा सा हाइड करके, छुप के। तो यहाँ पे वो सीक्रेटिव होना, थोड़ा सा चीज़ों को छुपाना, अंडर द टेबल रहना, वो आपको आपके स्पाउस पर्सन के अंदर देखने को मिलेगा। कॉम्प्लेक्शन भी खींचने वाला होगा, ऐसा है जो पुल करता है। कुछ बहुत खास नहीं है कॉम्प्लेक्शन के अंदर, बट वो ऑकल्ट, वो कोई ऐसी हिडन पावर है कि बहुत जाने कितना कुछ छुपा हुआ है इस पर्सन के अंदर, और उसको ढूंढने की कोशिश आप ऑल द टाइम जो है वो करते रहता है। वो आपको पुल करता है, दैट इज द पुलिंग फैक्टर। खींचता क्या है? नाउ इन द फैमिली आई थिंक स्पिरिचुअल वाइब्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी फैमिली के अंदर, बट फैमिली का स्वभाव जो है वो थोड़ा डिलेमा देने वाला, और ऑल द टाइम आपको ये बताने वाला कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो वो टीचर के रोल में अपने आप को लेके बैठे हुए हैं कि भाई हम तो गुरु हैं, टीचर हैं, कोई ज्ञान की बात करेंगे। हो सकता है कि फैमिली किसी गुरु से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो, स्पिरिचुअल एनर्जीज, रिलीजियस एनर्जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। नाउ ये बातें हुई फॉर द फैमिलीज एंड ऑल, कि फैमिली में क्या है। क्या फैमिली का स्टेटस बहुत अपर देखने को मिल सकता है या अच्छा देखने को मिल सकता है? वेल, सोसाइटी में तो एप्रिशिएटेड है, चाहे कुछ भी है, बट सोसाइटी के अंदर एप्रिशिएटेड आपको देखने को मिलेंगी। बट अगर कोई भ्रष्ट गुरु के आसपास है कि साहब इनका तो स्पिरिचुअल पूरा का पूरा पर्सोना ही बिगड़ा पड़ा है, तब हो सकता है कि सोसाइटी में बिल्कुल बेकार स्थिति हो। तो सोसाइटी में या तो बहुत ज्यादा एप्रिशिएटेड है या बेकार स्थिति पे है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपकी फैमिली सामान्य स्केल पे तो रन ही नहीं कर रही है। इन लॉज, आई एम टॉकिंग अबाउट द इन लॉज। क्या पर्सन अपने फैमिली से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड यहाँ देखने को मिल सकता है? और ऐसा आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज स्कॉर्पियो और पाइसेस सैज में एक विरोध है, मंगल और जुपिटर में एक विरोध है। तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है कम ही इन्फ्लुएंस्ड हो, या जो चीजें उनकी फैमिली को पसंद है वो स्पाउस आपका ना करता हो। तो ये भी एक पॉजिटिव नोट है कि आपकी तरफ पर्सन ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकता है, इंक्लाइंड हो सकता है। यहाँ पर सस्पिशियस ऊर्जाएं कॉज रहती हैं, या तो मैरिज में, रिलेशन टर्निंग टू मैरिज आपको देखने को मिल सकता है, या मैरिज के बाद भी आपकी तरफ से या स्पाउस की तरफ से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा की बात जो है वो की जा सकती है। तो ये स्कॉर्पियो की बेसिक आदतें हैं, बेसिक ऊर्जाएं हैं स्कॉर्पियो के पास। ओवरऑल क्या एक अच्छी अलाइनमेंट बैठी है? क्या मैरिज को लेके कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा है या कोई अच्छा रोल प्ले करने वाली है मैरिज? आई थिंक कोई अच्छा रोल है, बिकॉज वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है। तो यहाँ पर उस समय विवाह की तरफ चलना चाहिए जब हमारा फेस थोड़ा डाउन चल रहा हो। जब हम किसी बैड फेज से रन कर रहे हैं कि समय ठीक नहीं चल रहा है, तब उसकी तरफ मूव करना चाहिए कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा मुझे किसी बेटर स्केल, बेटर पोजीशन पे लाके रखेगा। तो ये कुछ ऊर्जाएं हैं जो यहाँ पर साथ साथ बनती हैं और चलती रहती हैं। ओवरऑल चंद्रमा का यहाँ कमजोर होना एक समस्या का कारण है, और चंद्रमा के कॉज कोई एनिमी नहीं है। यहाँ चंद्रमा नीच के होते हैं तो हर प्लैनेट ऐसा महसूस हो सकता है एट अ पॉइंट, अगर मैक्सिमम पे मैं बात कर रहा हूँ, कि मैक्स टू मैक्स ये महसूस हो सकता है कि हर चीज ही हमारे संबंधों के लिए को खराब करती है, या जैसे ही संबंध ओपन होते हैं, पब्लिक को पता लगता है कोई ब्लैक आई या ब्लैक मैजिक एंड ऑल, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उसका इम्पैक्ट है और संबंधों में समस्याएं आती हैं। तो ये स्कॉर्पियो की ऊर्जा है। अगर हम सेज की बात करें, सब धनु के अंदर आ गया, उपपद लग्न। तो धनु कैसी राशि है? धनु गुरु की राशि है, गुरु की भी मूल त्रिकोण राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि के अंदर एक्शंस, डिसीजन लेने की पावर होती है, इनिशिएटिव्स की पावर होती है। वो काम करना चाहती है, डिसीजंस को लेना चाहती है, चीजों को लंबे समय तक लटका देना कि बस होता रहेगा, 5-6 साल बाद होता रहेगा, नहीं, ऐसा आपको अग्नि तत्व की राशियों में कभी देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए शनि जो है अग्नि तत्व की राशियों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, बिकॉज शनि इज लाइक शनि शनि, धीमे धीमे। तो जो भी संबंध धीमे धीमे चल रहे हैं, क्वाइट पॉसिबल है कि वो मैरिज की तरफ टर्न होने से पहले ही उनमें कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिले, बिकॉज यहाँ पे आपका जो स्पाउस है जस्ट लाइक बहुत तेजी से, दो डुअल जोडिएक साइन है, डबल है, द्वैध राशि है, तो ऐसी राशि है जिसके अंदर डिलेमा या डबल पर्सनालिटीज आपको देखने को मिलती हैं। आपके ही पार्टनर की हो सकता है एक हिडन पर्सनालिटी भी हो, और वो हिडन पर्सनालिटी समस्याएं कार्य क्रिएट कर सकती हैं संबंधों में। तो बहुत ज्यादा डिस्कशन से आपके पार्टनर को समझ पाना इज नॉट जस्ट पॉसिबल, बहुत पॉसिबल वो है नहीं, बिकॉज डिस्कशन करना आपके पर्सन की ताकत है। फिलोसफीज एंड ऑल के अंदर आपका पर्सन बहुत अच्छा प्ले करता है, और वही कहीं ना कहीं संबंधों के अट्रैक्शन का कारण है, बनने का कारण है, द इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन। एंड टोल्ड इन द मैनी वीडियोस की इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन और कम्युनिकेशन का जो अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा संबंधों के लिए ठीक नहीं है, बिकॉज ये दोनों ही जिन राशियों से आते हैं वो द्वैध राशियां हैं। उनके अंदर एक हिडन साइड हमेशा रहती है, और हिडन साइड जब आपको पता लगेगी, लाइक भाई ये पर्सन कुछ अलग ही निकला, तो यही एक समस्या के कारण ये बन जाता है। तो जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा आपको, उसको ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, बिकॉज मैच्योर राशि है, तो संबंधों में मैच्योर होना, प्रैक्टिकल होना, वो आपको यहाँ देखने को ज्यादा मिलेगा, और डिस्कशन भी ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें पर्सन मैच्योर
या प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहा है। लाइक आफ्टर द मैरिज वेल्थ की बात, बिजनेस की बात, जॉब की बात, फैमिली की बात, सब कुछ फैमिली प्लानिंग्स एंड ऑल वो बहुत पहले ही आपको देखने को मिल जाएंगे, होने से भी बहुत पहले। तो पर्सन मैच्योर है, सामने से जो आ रहा है वो एक गुरु है, गुरु की ऊर्जाएं हैं उसके पास। आपकी नवमांश कुंडली में सप्तम या लगन पे कहीं ना कहीं गुरु का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा, और आपके स्पाउस के चार्ट के अंदर आत्मकारक या लगन पे गुरु का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज उसके अंदर से वो गुरु की वाइब्स जो है वो रेडिएट कर रही है। जब गुरु को एस्ट्रोलॉजी में आ, आपका ये डेसिफा करते हैं कि बताते हैं कि भाई गुरु कैसे हैं, सो उनके बारे में जस्ट लाइक पीतांबर फॉर्म में है, तो हो सकता है येलो कलर से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, येलो कलर की तरफ एक अट्रैक्शन आपको देखने को मिले आपके पार्टनर का, या हो क्वाइट पॉसिबल है, दैट ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल कि टीचिंग की तरफ अट्रैक्टेड हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में संबंध बने पर्सन के साथ, आपके जो संबंध है वो चाइल्ड और टीचर जैसे संबंध हो जिसमें वो आपको बहुत सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ ऊर्जाएं हैं जो आपको देखने को मिल सकती हैं। सूर्य का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस ज्यादा है कि भाई मैं एक राजा की तरह हूँ और ये पर्सन मेरा मिनिस्टर है, मुझे एडवाइस करता है, ऐसा कुछ हो सकता है। ओवरऑल उपद लग्न का जुपिटर से इन्फ्लुएंस होना एक पॉजिटिव 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 एनर्जी, पॉजिटिव व्यवस्था को दिखाता है, लेकिन कितनी पॉजिटिव रहेगी वो डिपेंड करता है कि कितना आप आपके पार्टनर की अदर पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं। लुक्स एंड ऑल से यहाँ बहुत अट्रैक्शन नहीं आता, यहाँ अट्रैक्शन उसकी इंटेलेक्चुअल पावर से आता है, और स्पिरिचुअल पावर से आप कह सकते हैं उससे आता है। एंड फैमिली कैसे हो सकती है, फैमिली कहीं ना कहीं प्रोफेशन की तरफ, जॉब एंड ऑल की तरफ हो सकता है सिचुएटेड हो, दैट ऑल्सो शनि से वो चेंज हो सकता है, बट यहाँ फिर भी उसमें जॉब की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल अलाइनमेंट बहुत हेल्पफुल अलाइनमेंट है क्या, आई थिंक मैरिज के लिए अच्छी अलाइनमेंट है, जस्ट वो पता होना चाहिए आपको कि क्या आपको उसमें देना है क्या नहीं, दैट इज द इंटेलेक्चुअल की जगह सेकंड जो उसकी अदर पर्सनालिटी है उसे भी समझने की कोशिश करिए, तब व्यवस्थाएं ठीक चलेंगी। अगर कैप्रिकॉन में आ जाए उपद लग्न आपकी, तो कैप्रिकॉन इज ऑल अबाउट प्लैनेट शनि, शनि की राशि है, इस राशि के अंदर प्लैनेट जुपिटर डाउन आते हैं और प्लैनेट मंगल जो है अप पे चलता है, तो मंगल की ऊर्जाएं ज्यादा देखने को मिलेंगी। पर्सन ऐसा मिलेगा जो कि इनिशिएटिव्स लेना चाहता है, बातचीतों में नहीं कि ऑल द टाइम बस बातचीतें चलती रहना, इनिशिएटिव्स लेने हैं, आगे बढ़ना है। प्रोफेशन की बात घूम घाम के संबंधों के बीच में आएगी, आपको हो सकता है आपका जो विवाह है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह दिखाई दे कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पे विवाह की जो बात है वो उस समय आएगी जब फैमिली का प्रेशर आए या फैमिली की तरफ से उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्मेट में दिया जाए कि एक अभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर संबंध रिलेशंस जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने लगे तब विवाह की बातें यहाँ ज्यादा देखने को मिलेंगी। कॉज यहाँ जुपिटर डाउन आते हैं, जुपिटर यहाँ कमजोर होते हैं, और जुपिटर का कमजोर होना हेल्थ को एक एक चैलेंज देता है। तो स्पाउस के लॉन्ग रन में आपको हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान ध्यान अगर कुछ रखना है तो हेल्थ का रखना है, प्रोफेशन एंड ऑल का नहीं, हेल्थ का, बिकॉज जीव कारक यहाँ नीच के हुए हैं, जीव कारक ने यहाँ कमजोर स्थिति प्राप्त करी है, तो बेस्ट टू बेस्ट है कि पहले ही हेल्थ के इंश्योरेंस, हेल्थ के ऊपर पूरा फोकस आप डाल के रखें, हेल्थ में कभी भी कुछ चैलेंजेस यहाँ देखने को मिल सकते हैं। संबंध मैरिज में बनना और उनका चलना इस पे निर्भर है कि आपने कैप्रिकॉन की कितनी ऊर्जाएं डाली है, और कैप्रिकॉन की ऊर्जाएं हैं कि आप एफर्ट देते रहेंगे, चाहे उससे कोई रिजल्ट निकले या ना निकले, अपना काम करेंगे, अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएंगे, ये कैप्रिकॉन की बेसिक मांग है, उसकी बेसिक इच्छा है। तो ये तो आपको करते यहाँ रहना ही होगा। आपका स्पाउस के प्रोफेशन से कनेक्टेड हो सकता है, प्रोफेशन से अट्रैक्टेड हो सकता है, एंड प्लैनेट मंगल का यहाँ पे एक्सल्ट करना, पावरफुल होने का मतलब है कि हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ मिलके, पर्सन के साथ मिलके अब तक के जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करें। अगर कोई रीजन है कि भाई क्यों मैरिज है, तो मैरिज है शत्रुओं से, समस्याओं से लड़ने के लिए। स्टेबल जोडिएक साइन है, अर्थ तत्व है, अर्थ मीन्स स्टेबल, इसके अंदर स्टेबिलिटी रहती है, तो स्टेबल कनेक्शंस जो मिलेंगे वो स्टेबल होंगे, लंबे समय तक चलने वाले, एक बार बने तो चलेंगे साहब। वो समस्याएं आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेंगी कि भाई नहीं चल रहे हैं या कोई समस्या आ रही है, लेकिन यहाँ समस्या का कारण इज प्लैनेट मंगल। अगर आप किसी की एनर्जीज को हैंडल नहीं कर पाए, इसके अंदर से जो एनर्जीज का रेडिएशन है वो हैंडल नहीं होता, इसका टेम्परामेंट हैंडल नहीं होता, तब समस्याएं आ सकती हैं। तो हेल्थ पे फोकस एंड द एनर्जी बैलेंस पे फोकस। ओवरऑल कैसा लुक देखने को मिल सकता है, कैप्रिकॉन राशि बहुत अधिक शनि से प्रभावित है, बट फिर भी इसकी जो लेंथ है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, तो मीडियम भी हो तो भी आप बेस्ट मानिए। और बहुत अच्छा अगर परफॉर्म कर रही है तो हाइट का जो इनबैलेंस है वो नहीं देखने को मिलेगा, एज का इनबैलेंस देखने को नहीं मिलेगा, पर्सन आपसे एज में ज्यादा होता हुआ भी आपसे एज में कम दिखाई देगा। ये एक स्पेशल पावर है इस राशि की, बिकॉज ये मंगल को उच्च का करती है, मंगल मीन्स पूरी आपकी मांस मज्जा जो है मंगल के हाथों में है, लेकिन जुपिटर के हाथ में क्या है, आपकी एज है। तो हो सकता है एज में बैलेंस इनबैलेंस हो, एज में अप डाउन ज्यादा हो,
गैप ज़्यादा हो, बट फिर भी वो पर्सन आपसे यंग ही देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। मैच्योर राशि है तो प्रैक्टिकल होके संबंधों को आई थिंक आराम से चलाया जा सकता है, और आपके स्पाउस कहीं ना कहीं मनी माइंडेड पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। स्पाउस नहीं, इन लॉज। इन लॉज मनी माइंडेड देखने को मिलेंगे। स्पाउस तो हो सकते हैं कि बिन कोई गोल के, बिन रिजल्ट आए ही एफर्ट देते रहे, बट सामने वाला पर्सन का जो फैमिली है वो मनी माइंडेड है, और फैमिली से काफी इन्फ्लुएंस्ड पर्सन। फैमिली इनको इन्फ्लुएंस करेगी, एट अ पॉइंट आके इन्फ्लुएंस करेगी। तो अगर इन लॉज के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं बन पा रहे हैं तो दूर होना इज द बेस्ट, रादर देन कि उसमें आप चले ही जाएं। फिर भी उपपद लग्न तो वही है जो कि मैरिज में जाती है, तो यहाँ बार बार यही पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो इवनिंग के टाइम ही कोई पूजा पाठ या कोई विशेष पूजाएं करनी चाहिए, बिकॉज ये राशियां वो राशियां हैं जो कि इवनिंग से प्रभावित है। शनि सनसेट के बाद से स्टार्ट होता है, राहु मिड नाइट पे स्टार्ट होता है, चंद्रमा अराउंड ब्रह्म मुहूर्त ज्यादा वर्क करता है, सूर्य मिड डे पे वर्क करता है। तो इस तरह से राशियां, ग्रह और समय, ये तीनों एक दूसरे को नियंत्रित करते हुए चलते हैं। अगर कुंभ के अंदर उपपद लगना जाए तो कुंभ अर्थ तत्व के अगली, वायु तत्व, और वायु के अंदर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। अर्थ के अंदर प्रैक्टिकलिटी है। अगर किसी संबंध को चलाना है तो अर्थ तत्व बेस्ट है, बिकॉज अर्थ मैच्योर होके चलता है, प्रैक्टिकल होके चलता है, बट मैच्योर ज्यादा है। उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिट में चलता है। और वायु तत्व लिमिट में कभी नहीं चलता। वायु जस्ट लाइक आज ये, कल वो, परसों वो, अगले दिन कुछ और। तो यहाँ एक्वेरियस आया है, कुंभ आया है। कुंभ को अगर आप देखेंगे तो घड़े में से जो पानी निकल रहा है वो कुंभ है। उस घड़े में से निकलता हुआ पानी जो है इंडिकेट करता है कि अब आपको जो पर्सन मिलेगा, आप अगर एफर्ट नहीं देंगे तब भी आपको पर्सन मिलेगा। तो वो जो इनसिक्योरिटी होती है ना कि अगर मैं एफर्ट ही ना दूं तो क्या विवाह होगा या नहीं होगा, कुंभ से निश्चित हो जाता है कि वो होगा। आपको रिजल्ट मिलेंगे आपके पिछले कर्मों के अनुसार जो आपने करे हैं। तो प्रारब्ध के संबंध यहाँ सबसे ज्यादा बनते हैं। यहाँ संबंध बार बार ब्रेक होने की संभावना है मुझे कम दिखाई देती है। दो राशि एक्सपेक्टेशन ओरिएंटेड है, इसको एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन इसमें जो नक्षत्र आया है शतभिषा, उसको, राहु का वो नक्षत्र ऐसा है जिसके पास आंखें बहुत ज्यादा हैं, तो वो बारीक बारीक चीजों को भी देखता रहता है। तो यहाँ पे जो स्पाउस है उसके अंदर ऐसी ऊर्जाएं हैं जो बारीक बारीक समस्याओं को भी देखते रहते हैं और हीलिंग करती रहती हैं। तो वो हीलिंग करना और छोटी छोटी समस्याओं पर नजर रखना संबंधों को चला देता है। राहु के दूसरे जो नक्षत्र हैं वो ऐसे नहीं है, उनमें इंडिपेंडेंट होने की इच्छा ज्यादा है, बट यहाँ पर हील करना, चीजों को में समस्या देखी और हील कर लिया तो संबंध चल जाता है। तो एक्वेरियस में संबंध चलने की संभावना है, एफर्ट दें या ना दें तब भी उसकी व्यवस्था बैठेगी। पर्सन वही मिलेगा जो प्रारब्ध से डिसाइडेड है। मीन्स कार्मिक रिलेशंस के लिए बहुत स्ट्रांग राशियों में वर्गो और एक्वेरियस आती है, और कार्मिक में भी ऐसी राशियां हैं ये जो परफेक्शन बहुत चाहती हैं। आपके स्पाउस के अंदर एक तत्व है वर्थ, मतलब कोई चीज अगर काम की नहीं है तो वो उसको लाइफ से बिल्कुल इरेज कर देते हैं। तो बहुत इमोशनल पर्सन नहीं है कि भाई अगर ये भी चीज मेरे साथ बचपन से जुड़ी हुई है तो मैं इसे रखूँ ना, ऐसा कोई पर्सन यहाँ नहीं है। जस्ट अगर कोई काम नहीं आ रहा है, कोई चीज उनको एड ऑन एफिट बेनिफिट उससे नहीं मिल रहा है तो उसको इरेज कर देंगे, हटा देंगे। ओवरऑल ये राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, शनि की मूल ऊर्जाएं इसके पास है, तो मैच्योर प्रैक्टिकल तो है ही है, लेकिन इसकी मूल ऊर्जा है दंड विधान, कि ये आपको रिजल्ट देगी एज पर योर पास्ट कर्मास। तो अगर अच्छे कर्मास है तो अच्छा पर्सन, बेकार है तो कुछ चैलेंजेस मैरिज में अपने आप देखने को मिलेंगे। आप कुछ करें ना करें, आप एफर्ट ना भी देना, अगर आप किसी से कुछ ना भी कहें तब भी वो अपने आप बन सकते हैं। यहाँ पर स्पाउस के लुक्स एंड ऑल के बारे में आप ये समझिए कि आपकी नौमांश कुंडली में 7th हाउस के ऊपर शनि का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा ये लगन पे। उच्च राशि नीच राशि कुछ भी हो सकता है, उसके लिए एक बार शुरू का सेशन आप देख लीजिएगा। एंड लुक्स भी शनि से प्रभावित है, और शनि के लुक्स में एक बात बहुत खास है कि ये कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा डार्क कर देता है, लेकिन उसके अंदर अट्रैक्शन बहुत शानदार डालता है। तो अट्रैक्ट करने वाला ऐसा लुक जो कि खींचे, जिसका पुल हो, जो खींच लाएगा। लेकिन समस्या क्या है, कॉम्प्लेक्शन उसको ये बिट डार्क कर देता है, तो वहां उसका हमें समझौता ही करके उसके ऊपर चला जा सकता है। स्टेटस एंड ऑल के अंदर आप ये समझिए कि एक्वेरियस मींस मिड हाइट पे रखने वाला, और मिसमैच हाइट में जो मिसमैच है वो भी बहुत कम देखने को मिलेगा। तो ये पर्सन का भी होता है कि भाई उसकी अगर आपकी हाइट बहुत ज्यादा है, सामने वाले की हाइट बहुत कम है, तब उसका शनि और आपका शनि जो है वो मैच नहीं खा रहा है, तब वो मिसमैच आया है, वो इनबैलेंस आया, अनबैलेंस आया। तो यहाँ पे क्या है, क्या वो बैलेंस नहीं है? well, यहाँ पे वो बैलेंस है। क्वेरियस आपको वो बैलेंस देगी। लेकिन इस राशि की एक बात, खास बात यह है कि ये अगर अर्ली एजेस से ही, बहुत पहले के समय से ही संबंधों की तरफ चलने लग जाती है,
और ये हर संबंध को ऐसे चलाती है मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो इसी राशि के अंदर यूएल लेके घूम रहे हैं, उपपद लग्न है, और वो एक्चुअली बहुत अलग अकेले हैं, अलोन है। वो संबंध को ऐसे चलाते हैं कि मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो फिर वो नहीं चाहिए। तो यहाँ पर पर्सन खुद प्रपोजल्स को रिजेक्ट करने वाले देखने को मिलेंगे, खुद ने ही मना कर दी। उनका ध्यान रखना चाहिए। फैमिली कैसी हो सकती है? फैमिली मुझे थोड़ी डिवोटेड टाइप की दिखाई देती है, किसी ना किसी चीज के प्रति डिवोटेड है। अगर प्रोफेशन है तो उसकी तरफ बिल्कुल अंधे लग गए, प्रोफेशन की तरफ अंधे होके। भगवान की तरफ है तो ईश्वर की तरफ, मतलब किसी भी चीज के प्रति डिवोशन बहुत टू द फुलेस्ट यहाँ पे है। इन लॉज के अंदर अगर पाइसेस में है आपका उपपद लग्न है, तो पाइसेस जुपिटर की राशि, जुपिटर की सेकंड राशि, जुपिटर की एक राशि अग्नि है, दूसरी राशि जल है। ये एक विरोध है जुपिटर के अंदर, एक तरफ अग्नि एक तरफ जल, द्वैध राशियों को रखते हैं। तो जब भी द्वैध राशि में उपपद लग्न आता है, कहीं ना कहीं मैरिज की जो इंटेंसिटी है उसको एक धक्का लगता है। वो धक्का ऐसा है कि आपका पर्सन एक हिडन पर्सनालिटी को अंदर लिए बैठा है। यहाँ पर संबंधों में इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन जो है वो काफी स्ट्रांग होता है। इट्स लाइक इंटेलेक्चुअल, उसका इंटेलेक्चुअल पुल बहुत ज्यादा है, और वो इंटेलेक्चुअल पुल आपको खींच रहा है। बट क्या हमें उसे खींचने देना चाहिए? वेल, इंटेलेक्चुअल पुल को बहुत ज्यादा आपको अपने संबंधों में नहीं पुट करना चाहिए। फिर आप जैसे भी हैं बस इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल, बस बातचीत, बस ज्ञान की बात है ना। यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अट्रैक्शन होना चाहिए। और पाइसेस राशि जल तत्व की वो राशि है जो कि पूरी तरह डिवोटेड है, डिवाइन है। तो यहाँ पे आपका पर्सन आपको डिवाइन ही देखने को मिलेगा। कोई ना कोई डिवाइन झलक, डिवाइन ऊर्जा उसके अंदर होगी। कोई डिवाइन वर्क हो सकता है, या किसी वर्क के प्रति पूरी तरह एथिकल और डिवोटेड, पूरी तरह डिवोटेड। पाइसेस राशि के बारे में जस्ट लाइक इसका पुल बहुत शानदार है, तो ऑल द टाइम ये राशि जो है शुक्र को एक्सल्ट पे रखती है, मजबूत रखती है। तो ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जो कि साहब बिजनेस माइंडेड है, ऑल द टाइम बिजनेस की सोचता है, या माइंड गेम्स खेलता है, या मेरे साथ तो बस बिजनेस की बातें कर रहे हैं, या ना। ये राशि वीनस को एक्सल्टेड पे रखती है, मतलब लुक्स उसके अनमैचेबल। क्रिएटिव, डेफिनेटली एक क्रिएटिव पर्सन, और एक ऐसा पर्सन जो कि फेस को बहुत ज्यादा शो करना चाहता हो, किसी सोशल मीडिया पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अच्छी खासी पब्लिक प्रोफाइल लेके बैठे हुए हो। मंदिर्स एंड ऑल, टेम्पल्स एंड ऑल के अंदर स्पाइसेस की ऊर्जा सबसे ज्यादा रहती है, डिवोटेड भजन एंड ऑल करके रिलेशंस को, संबंधों को मैनिफेस्ट किया जाना चाहिए, किया जा सकता है। फैमिली कैसी देखने को मिलेगी? पर्सन और फैमिली में एक अंतर विरोध तो है, एक फर्क है पर्सन में और उसकी फैमिली में। जब फैमिली आएगी तो पर्सन की पर्सनालिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो इन लॉज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैरिज में, बिकॉज इन लॉज बहुत ज्यादा फॉरवर्ड होते हैं ना, जो कि जस्ट लाइक फॉरवर्ड है कि डिलेमास में नहीं रहते। आपका पर्सन तो फिर भी दो विचारों को एक साथ रख के चल सकता है, डबल माइंड रखता है। कि डबल माइंड का मतलब है कोई माइंड गेम्स खेलने वाले नहीं। डबल माइंड का मतलब है कि भाई दोनों विचारों को माइंड में रखते हैं, आपको किसी भी कीमत पे अपने जीवन से नहीं निकलने देंगे। जो भी बात आप पुट करोगे वो भी इनके माइंड में चलती रहेगी, वो भी चलेगी। यस और नो दोनों साथ चलते हैं इनके माइंड में। बट इनकी फैमिली जो है, जो इनके आपके स्पाउस की जो फैमिली, आपके जो इन लॉज हैं, उनमें मंगल की ऊर्जाएं बहुत ज्यादा हैं। दे जस्ट एक्शन लेना, इनिशिएटिव्स लेना, और अगर कोई पसंद नहीं आई चीज तो उससे बाहर निकल जाना। तो वो फास्ट ऊर्जाएं आपको स्पाउस की फैमिली में दिखेंगी, स्पाउस में नहीं। जॉब में होने की संभावना ज्यादा है, को सूर्य उच्च के होते हैं तो गवर्नमेंट से लिंक ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा स्पाउस की फैमिली का। एंड क्वाइट पॉसिबल कि ये राशि डिवोटेड राशि है, वाटर की राशि है, तो अपनी मदर के साथ काफी अच्छा कनेक्ट रखती है पाइसेस राशि, बहुत ज्यादा अच्छा। तो मदर के साथ, वाटर तत्व के साथ, वाटर बॉडीज के साथ अच्छा संबंध, संबंधों को मैनिफेस्ट करना है भजन एंड ऑल से किए जा सकते हैं। और घर के आसपास भी अगर कोई वाटर बॉडी पॉल्यूटेड है, कि भाई कोई नदी नाला, कोई भी तालाब झील कुछ भी है पॉल्यूटेड है, साफ रखिए। घर के अंदर पानी को कहीं स्टोर मत होने दीजिए। वाटर को बिल्कुल साफ जितना आप रखेंगे उतना बेस्ट आपकी मैरिज जो है परफॉर्म करेगी। अगर आपने वाटर को ही पॉल्यूट कर दिया तो समस्या है। कई लोग तो होते हैं कि जैसे लाइक वाटर के अंदर थोड़ा गंगा जल मिला के घर में रखते हैं, वो एक अच्छा तरीका है, दैट जस्ट वाटर को डिवाइन बनाना। यहाँ डिवाइन एनर्जीज जो है वो मैरिज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ऑल द टाइम। सो दिस इज द सेशन फॉर यू गाइस। उपपद लग्न को हमने कवर करा है, आने वाले सेशन में उसको और गहराई पे कवर करेंगे। और पाइसेस में तो उपपद लग्न का होना इंडिकेट करता है कि लिबरेशन देने वाला संबंध है। आपके 7th हाउस D9 के अंदर जुपिटर का इन्फ्लुएंस या फिर पाइसेस का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। और आपके पार्टनर के चार्ट के अंदर उनकी जो लगन है उस पर गुरु का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा, या आत्मकारक पे गुरु का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। तो एक तरीका है जानने का। सो दिस इज द सेशन फॉर यू। इन द अपकमिंग सेशन और भी बातचीतें करेंगे, तो उसके लिए कनेक्ट बनाए रखिएगा। एंड विल मीट यू इन द अपकमिंग सेशन, नेक्स्ट सेशन। थैंक यू गाइस।